हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका प्यारे से परिवार विज्ञप्ति पीसीएस पर। उम्मीद करते हैं कि 10 दिन बचे हुए हैं, आपकी बहुत अच्छी तैयारी चल रही होगी और मस्त रिवीजन आप कर रहे होगे। अब रीजनिंग को लेकर के जो भी टेंशन है सारी खत्म कर दी जाएगी इस वीडियो में। देखो यार, अभी के समय जो ट्रेंड है वह 12 प्रश्नों का ट्रेंड है जो रीजनिंग में आते हैं और यहाँ 12 में से पूरे 12 नंबर लाए जा सकते हैं। हम इस वीडियो में क्या करने जा रहे हैं पहले यह समझ लो, छोटा सा एकदम शॉर्ट में बता दे रहा हूं। 2021 का, 2016 का जो री एग्जाम हुआ था, 2017 का पेपर और 2016 का जो निरस्त हुआ था पेपर, इन आपके एग्जाम्स में जो जो आयोग ने पीछे प्रश्न पूछे हैं सभी प्रश्न यहां पर आपको सॉल्व कराए जाएंगे। वहां से आपको ट्रेंड समझना है और उस अप्रोच के साथ में आगे आपके जो एग्जाम में क्वेश्चंस आएंगे वही ट्रेंड रखा जाता है, बस डिजिट चेंज हो जाती है। अभी हम देखेंगे, सभी प्रश्नों को साथ के साथ हल कर लेंगे। आपको कॉपी पेन लेके बैठना है यार साथ के साथ, और जैसे जैसे बताया जाए उसी आधार पर आपको सॉल्व करना है। पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन कर लेनी है, वहां से आपको यह पीडीएफ मिल जाएगी। सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस एक साथ दे दिए गए हैं, बढ़िया से आपको सॉल्व करना है और अप्रोच यहां बताई जाएगी, वही अप्रोच आपको रखनी है अपने एग्जाम में भी, क्योंकि पूरे 12 में से 12 चाहिए, तभी आप अंदर ले आप सिलेक्शन कर पाओगे, है ना। नहीं तो फिर आप इन नहीं होगे, आप तुरंत आउट हो जाओगे। क्लियर? चलो शुरू करें फिर। आप अब 2021 का सबसे पहले हम प्रश्न देखेंगे। सबसे लेटेस्ट पेपर एकदम ताजा ताजा जो हुआ था 21 में, उसी के प्रश्न उठाते हैं भाई। वहां से और अच्छे से आपको ट्रेंड पकड़ में आएगा। काफी आसान प्रश्न पूछे जाते हैं, यह तो आप सभी जानते हैं। चलिए देखते हैं, पहला आपका क्वेश्चन है, पूछ रहा है कि शब्दों का जो शब्दकोश के अनुसार बताना है, उसके अनुसार व्यवस्थित करना है आपको, और यह बताना है कि शब्दकोश में दूसरे स्थान पर कौन सा आएगा। देखो भाई, अल्फाबेट तो सभी को पता है, एबीसीडी आती है कि नहीं आती है, तो अल्फाबेट में पूछ रहा है व्यवस्थित करो आप, जैसे अल्फाबेट्स हैं उसी आधार पर बताओ कि दूसरे स्थान पर कौन सा आएगा। तो हमने देखा कि CON है ना, यह जो शुरुआती 3 ऑप्शन है वहां शुरुआती अल्फाबेट तीनों समान है। यहां जो डी ऑप्शन है, CO के बाद तीसरा अल्फाबेट हो गया U, तो ये हो जाएगा खत्म, क्योंकि यू जो है आपका सबसे लास्ट में अल्फाबेट आता है, तो इसको हम पहले काटेंगे ऑप्शन को। अब 3 में कंपटीशन रह गया। CON के बाद में अब जो चौथा अल्फाबेट है, वहां से हमें पता चला कि इस वाले में भैया F आ रहा है, बाकी दोनों में चौथा अल्फाबेट क्या है? C है, तो बोले यह दोनों में कंपटीशन रहा, अब इसको हम काटते हैं, क्योंकि यह अब और आगे चला गया, तीसरे स्थान पर हो जाएगा। अब इन दोनों में ढूंढना है भाई, कौन पहले स्थान पर कौन दूसरे स्थान पर, जो दूसरे स्थान पर वही हमारा आंसर। CON के बाद में देखो चौथा अल्फाबेट C, यहां तक तो एकदम सेम है, दोनों की कहानी सेम। फिर जो 5वें स्थान पर है, यहां E अल्फाबेट है, और यहां 5वें स्थान पर आपका L अल्फाबेट है। अब मैं पूछूं ABCDE में पहले कौन आता है? पहले E आता है, तो पहले नंबर पर कौन फर्स्ट? बोला ये फर्स्ट। और फिर सेकंड कौन आ जाएगा? बोले सेकंड ये आएगा। तो यही तो बोल रहा है, दूसरे नंबर पर कौन आएगा, तो कंक्लूजन आपका दूसरे स्थान पर आएगा। ऐसे प्रश्न हल करने का तरीका यही रखा करो। चलो फिर दूसरा देखते हैं कि विद्युत का जो तार से जैसे संबंधित है, प्रश्न में बताया जा रहा है, उसी प्रकार से आपको पानी का दिखाना है कि संबंध किससे होगा। तो आपको यह पता होना चाहिए कि विद्युत का पहले संबंध खोजो तार से कैसे है। तार में आपका विद्युत का प्रवाह होता है, तो तार एक माध्यम है। क्लियर? तो पानी का प्रवाह कहां पर हो सकता है? बोले पानी का प्रवाह जो है पाइप में होगा। नदी मत मारना, नदी पानी का एक स्रोत है, जल स्रोत है, यहां जल का माध्यम ढूंढना है हमें, क्योंकि विद्युत का माध्यम दिया हुआ है। क्लियर? तो विद्युत का माध्यम जहां से विद्युत का प्रवाह होता है, वैसे पानी का जहां प्रवाह होगा तो पाइप आपका सही आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है 2, 6, 16, इसमें जो सीरीज दी हुई है और इसमें गलत संख्या बतानी है, कौन सी संख्या गलत है, आपकी सीरीज को फॉलो नहीं कर रही है। तो हमें ढूंढना होगा कि भैया यहां पहले बताओ तो कौन सी सीरीज फॉलो हो रही है। 2 से 6 पर गए, 6 से 16 पर, और अंत में आप 750 पर जा रहे हैं। तो अगर छोटा कोई लास्ट में पहला और लास्ट डिजिट में अंतर कम हुआ करे तो प्लस के हिसाब से ढूंढने की कोशिश किया करो, है ना, प्लस सीरीज को। और अगर बड़ा अंतर हो, जैसे 2 से 750 का है, तो कोई मल्टीपल वाली सीरीज पर जाया करो। ये थोड़ा हल करने का एक बेसिक सा एकदम अप्रोच रखना चाहिए। तो 2 से 750 पर जा रहे हैं तो मल्टीपल वाली अप्रोच को ढूंढेंगे, तो 2 का हम 2 से मल्टीपल करेंगे और +2 कर रहे हैं, ठीक है, यह हमें दिखाई दे रहा है। और 6 का हम 2 से मल्टीपल कर रहे हैं और +4 कर रहे हैं। 16 का हम 2 से मल्टीपल कर रहे हैं और +6 कर रहे हैं। यहां भी देखो एक सीक्वेंस हो रहा है आपका 2, 4, 6, फिर इसी आधार पर आपका 8 ऐड होगा, फिर आपका 10 ऐड होगा। क्लियर? तो इसी सीरीज को फॉलो करते हुए हम देखेंगे क्या यह बन रहा है। 2 का 2 से ऐड की, 2 का 2 से मल्टीपल किया और 2 ऐड किया तो 6 आता है, बोले आ रहा है। 6 दूनी 12 और 4 16 आ रहा है। 16 दूना 32 और 6 38, बोले ठीक आ रहा है। और 38 की 2 से जब गुणा करेंगे
तो आपका आएगा 76 और ऐड कितना करना है, यहां पर 8 करना है। 76 और 8 होता है 84 लिखा हुआ है भैया। 84 की 2 से गुणा करोगे तो कितना आता है 168, लेकिन यहां तो सीधा 168 लिख दिया, जबकि यहां तो 10 ऐड करके लिखना है ना, तो 178 होना चाहिए था, तो ये हो जाएगा आपका गलत। तो गलत संख्या ही तो चुननी थी बस। और 368 रीचेक करना है ना, तो 368 आप देखना 178 का 2 से गुणा करो तो 2 8 16, 2 से 14 1 15 और 2 1 2 और 1 3, 356 और 12 ऐड करके देखो लिखा हुआ है, क्या 368 लिखा हुआ है? बिल्कुल लिखा है, वो 178 के हिसाब से लिखा है और यहां दिया क्या है क्वेश्चन में 168, तो ये हो जाएगा गलत युग्म। इस आधार पर देखो आपको आंसर निकालना होता है। आगे बढ़ते हैं तो बोल रहा है ऐसे 3 कितने हैं जिनके ठीक पहले ना तो 6 है और ना ही ठीक बाद में 9 है। कंफ्यूज नहीं होना है, या सीरीज देखकर सबसे बढ़िया होता है तरीका। जैसे कह रहा है ऐसे 3 बताओ जिनके ठीक पहले 6 नहीं होना चाहिए, तो हम वो 3 पहले काट देते हैं जिनके पहले 6 है, ऐसे हल करना है। तो हम वो 3 पहले काटेंगे जिनके पहले 6 दिखाई देगा। बोले चलो हम बढ़ते चलते हैं, पहला दूसरा तीसरा यहां भी नहीं है, और यहां देखा हमने 6 भैया मौजूद थे, इनको काट दिया। यहां देखा हमने 6 भैया मौजूद थे, इनको काट दिया। अब वह कह रहा है कि और ऐसे भी नहीं होना चाहिए जिसके ठीक आगे 9 भी नहीं होना चाहिए। बोले और कोई 3 है जहां 9 है क्या? बोले हाँ ये है, तीसरे बैठे हुए हैं, इनके आगे देखो 9 दिखाई दे रहा है, ये कट गए। बचे कितने? बचे 2। और देखो क्या ये फॉलो कर रहे हैं? बिल्कुल कर रहे होंगे। देखो जिनके ठीक पहले ना तो 6 है, इनके ठीक पहले ना तो 6 है और ना ही ठीक बाद में 9 है, बिल्कुल सही, यह सही हो गया। दूसरे वाले इनके ठीक पहले कह रहा है ना तो 6 है और ना ही बाद में 9 है। तो अब हमने बताया कि भाई ये भी तो है उसी में से, 6 है ठीक पहले और बाद में 9 है, तो इसको भी काट देना है एकदम। तो इसका सही आंसर आपका कौन सा मिल रहा है? देखो इसको नहीं काटना है, ये देखो गलत हो गया, क्योंकि इसके बाद में कह रहा है 3 के बाद में 9 है, जिसके नहीं होना चाहिए। यहां पर बाद में तो 7 है, पहले 6 है, तो इस आधार पर यह दूसरा वाला आपका सही होगा, क्योंकि पहले यहां पर 9 है और कह रहा है 6 नहीं होना चाहिए पहले, तो ये वाला काटना था, गलत कट गया था। तो इस आधार पर आपके 2 ऐसे हो जाएंगे 3 जिनके पहले ना तो 6 है और ना ही बाद में 9 है। क्लियर? चलो आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखो अगला प्रश्न आपका है कि कौन सा अलग है, यह ढूंढना है। अब यार टोक्यो ऑप्शन में दिया है, लंदन दिया है, न्यूयॉर्क दिया है, बीजिंग दिया है। यहां थोड़ी सी आपकी जीएस भी अच्छी होनी चाहिए, और जीएस अच्छी नहीं है, जाओ पहले वीडियो देखो जाकर के, जीएस अच्छी करो। देखो टोक्यो आपकी जापान की राजधानी है, लंदन आपकी ब्रिटेन की राजधानी है, बीजिंग चीन की राजधानी है। बचा न्यूयॉर्क भैया, न्यूयॉर्क आपकी यूएसए की राजधानी नहीं है, यूएसए की राजधानी है वाशिंगटन। तो यहां हो जाएगा गलत सी, यही अलग है सबसे। ठीक, अब निम्नलिखित में से पूछ रहा है लुप्त संख्या ज्ञात करनी है। यहां देखो स्तंभ दिए हैं और आकृति दी है। ज्यादातर देखो जो रिलेशन होते हैं, या तो स्तंभों में आपका रिलेशन बन रहा होगा कोई, या आपका पंक्तियों में कोई एक ऐसा प्लस माइनस इनटू डिवाइड, कोई ना कोई एक अप्रोच लगाते हुए आपको सीरीज ढूंढनी होती है। यहां तो आपके दिमाग में जैसे स्ट्राइक करेगी, उसको एक तरीका होता है, प्लस पर जाया करो, माइनस पर, फिर मल्टीपल पर जाया करो, फिर स्क्वायर वाले पर जाया करो, है ना, देखा करो कहीं स्क्वायर वगैरह का तो नहीं अप्रोच लग रहा है। यही सब तरीके आपको लगाने हैं और इन आधार पर ढूंढ लेना है क्या रिलेशन बन रहा है। जैसे हमने यहां पर पकड़ा तो हमने देखा कि 5 और 4 को ऐड कर रहे हैं और थर्ड वाले डिजिट से मल्टीपल हो रहा है, और लास्ट में आपका देखिए ऐड करके जो भी आपका आंसर आ रहा है वो लिखा हुआ है। 5 और 4 को ऐड करोगे तो 9 होता है, और 2 से जब गुणा करोगे तो कितना आता है? 18 आता है। बोले ठीक, हमें आंसर मिल रहा है। 6 और 3 को ऐड करोगे तो 9 आता है, और 9 की 3 से गुणा करोगे तो 27 आता है। तो इसी आधार पर 12 और 4 को ऐड करना है, 96 मिल रहा है, तो 16 को किससे गुणा करोगे? तो 6 से गुणा करोगे तो 96 आ जाता है। तो आंसर क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा। आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन देखें तो यहां देखो कह रहा है 3 से कौन सा भिन्न है। ऑप्शंस हैं आपके दिशा, सुई, कंपास, चुंबक। तो कंपास हो चाहे चुंबक हो चाहे सुई हो, ये सारे यंत्र होते हैं जिनके माध्यम से हम दिशा को बताते हैं। तो सारे यंत्र हैं और यह दिशा यहां अलग हो जाएगा, है ना। तो आंसर देखिए कितना आसान होता है, रिलेशन ढूंढा करो सब में और कैसे अलग हो जाते हैं। चौथा ऑप्शन जो हमें आंसर मारना है वो किस बेस पर अलग कर रहे हो, वह आपको रीजन पता होना चाहिए। अब आते हैं अंग्रेजी वर्णमाला के कितने अक्षर पूछ रहा है दर्पण में अपने मूल रूप से समान दिखाई देंगे। जैसे जो उनका मूल रूप होगा, दर्पण प्रतिबिंब भी आपका वैसा ही बनेगा। जब भी दर्पण प्रतिबिंब बनता है, यहां समझ लो दर्पण प्रतिबिंब बनता है जैसे आप दर्पण सामने रखते हो और ए का प्रतिबिंब जैसे दर्पण में सेम यही तरीके से बनता है। अब मान लो ई का प्रतिबिंब जो बनेगा
नजदीक वाला हमेशा दर्पण में जैसे आपको बनाना है तो नजदीक वाला नजदीक रखना है। जैसे ये नजदीक वाला है, अब इधर जो हम है प्रतिबिंब बनाएंगे तो नजदीक वाला नजदीक रखेंगे और एकदम देखो ई आपको पता चल जाएगा कैसे बनेगा। और यह है आपका दर्पण है। दर्पण से प्रतिबिंब बनाने के लिए मैं अप्रोच बता रहा हूं, हमेशा आपको नजदीक वाला नजदीक बनाना है, दूर वाला दूर बनाना है। जैसे मान लो यह दर्पण है आपका और यहां जी आपका ये है। अब जी क्या है, दर्पण के नजदीक है कि नहीं ये वाला भाग, तो बस ये वाला भाग आपको नजदीक बना देना है, बस तुरंत आपको आंसर मिल जाएगा। अब समझते हैं ए से लेकर के जेड तक हमें बताते चलना है कौन सा आपका देखो दर्पण प्रतिबिंब में कितने अक्षर आएंगे जो एकदम सेम बनेंगे, अभी समझ आ जाएगा। आप ए से जेड तक हमारे साथ कहना। देखो ए है, ए एकदम बनेगा सीधा, ठीक। बी है, बी तो नहीं बनेगा भैया, बताए दे रहा हूं यहां क्यों नहीं बनेगा, फिर आगे नहीं बताऊंगा आगे के, ठीक। बी ऐसे बनेगा। अब नजदीक वाला कौन सा है, ये सर्किल वाला जो है नजदीक है, तो नजदीक वाला ऐसे बनेगा। अब बताओ दर्पण प्रतिबिंब जो बन रहा है बी का क्या सेम बनना है, बोले नहीं बनना है, इसलिए बी को नहीं लिखेंगे। सी वाला भी नहीं बनेगा क्योंकि ये देखो सी इस तरीके से है। अब नजदीक वाला कौन सा भाग है, ये जो बाहर निकला हुआ है, जो नजदीक वाला है वो नजदीक ही रहेगा। अब सी का प्रतिबिंब बनेगा सेम, नहीं बनेगा, तो यह भी काट देंगे। डी भी नहीं बनेगा इसी आधार पर, ई भी नहीं बनेगा, बनाकर देखना आप, है ना। एफ भी नहीं बनेगा, जी भी नहीं बनेगा, एच बनेगा, क्योंकि एच एकदम सेम है, इसमें कुछ नजदीक और दूर वाला सिस्टम ही नहीं है। एच बनेगा और आई भी बनेगा, जे नहीं बनेगा, के नहीं बनेगा, एल नहीं बनेगा, एम बनेगा, ठीक। एम बनेगा, एन भी नहीं बनेगा, ओ भी बन जाएगा, पी भी नहीं बनेगा, क्यू क्यू भी नहीं बनेगा भैया। क्यू नहीं बनेगा, समझो क्यू देखो इस तरीके से बनता है। अब जब आप दर्पण प्रतिबिंब बनाओगे तो नजदीक वाला रहेगा नजदीक, तो क्यू कैसा बन जाएगा, क्यू बन जाएगा भैया ऐसा। अब बताओ यार इस क्यू में अंतर नहीं समझ में आ रहा है, बोले ठीक समझ में आ रहा है, नहीं बनेगा, क्यू नहीं बनेगा, आर भी नहीं बनेगा, फिर एस आता है तो एस बनेगा क्या, बोले हाँ एस बन जाएगा, बन जाएगा। देखो इस तरीके से एस बनेगा, बनेगा नहीं बनेगा, ठीक। और टी टी भी बनेगा, यू भी बनेगा, वी भी बनेगा, ठीक। और W भी बनेगा, फिर X भी बनेगा, Y नहीं बनेगा भैया। Y जब आप दर्पण बनाओगे तो हिसाब लगा लो भैया, नजदीक कौन सा है, नजदीक ये वाली लाइन है, तो यही वाली लाइन नजदीक रहेगी, तो कहां बनना है सेम, है ना, उल्टा हो जा रहा है कि नहीं हो जा रहा है। तो ऐसे ही दर्पण प्रतिबिंब को जो तरीका बता दिया ना आपको, नजदीक वाला नजदीक रखना है, कभी गलत नहीं होगा। तो आपको मिल गया होगा आपको आंसर, कितने बन रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो आपका आंसर क्या होना चाहिए, क्या 10 होगा, बोले जेड बना लो भाई, जेड बनना है क्या, देखिए जेड बना करके, तो जेड भी आपका बन रहा है, ठीक। हो गया, आपका आंसर हो गए 11, कोई छूट तो नहीं रहा है। देखिए ए बन रहा है, फिर आपका कौन सा बन रहा है, एच बन रहा है, फिर आई बन रहा है, फिर एम बन रहा है, ओ बन रहा है, हाँ। फिर आपका कौन सा बन रहा है, फिर टी बन रहा है, और यू वी डब्ल्यू एक्स, वाई नहीं बन रहा है, जेड बन रहा है, ठीक। तो चलिए फिर आपको मिल गया यहां से आंसर 11। कितने बन रहे हैं, मूल रूप से 11 प्रतिबिंब बनेंगे। आगे बढ़ते हैं तो अगला क्वेश्चन देखिए पूछ रहा है निम्न में से कौन सा भिन्न है। अब भिन्न वाले को चुनना है, तो यहां JR6 RV3 EK5 और DZ2 दिया हुआ है। मैं यहां तरीका बताता हूं आपको क्या करना है। सबसे पहले आपको जैसे ही आपको पेपर मिले ABCD तुरंत आपको लिख लेना है, EFGHIJKLM, जैसे बताऊं वैसे लिखना। तो एम तक पहले लिखना है, क्यों, क्योंकि आपके टोटल कितने होते हैं, 26 अल्फाबेट होते हैं। 13 आपको ऊपर लिखने हैं और 13 उसके जो जस्ट प्रतिबिंब अपोजिट होते हैं ना, वो लिखने हैं उल्टा साइड से। जैसे एम का एन, क्योंकि कभी कभी आपके जो रीजनिंग में क्वेश्चंस आते हैं तो कोड वो दे देगा भाई, यहां से FGHI का कोड उठा करके सीधा दे देता है, जो उसका उल्टा होता है, उल्टी साइड में उसके जस्ट अप्रूव विपरीत साइड में जो भी संख्या आता है, डिजिट अल्फाबेट आता है, वही आपका देखो कोड बनाकर देता है। फिर बोलेगा एक नया क्वेश्चन पूछेगा, बोलेगा इसका कोड बताओ। तो आपको सबसे पहले इसी आधार पर अपनी कॉपी में लिख लेना है, OPQRSTUVWX, देखो YZ, सभी को आपको पता चल गया। पूछे जे के अपोजिट कौन है, क्यू, क्योंकि आपको अब याद नहीं करना है। वैसे तो क्या होता है 27 से उसके कोड को आप घटा दोगे, जो भी इसका कोड होता है तुरंत आपको घटा देना होता है, उसका अपोजिट वाला तुरंत आपको मिल जाता है, ठीक। तो यह तरीका अपनाने से अच्छा, आपके पास टाइम तो पर्याप्त रहता है। आप अपनी कॉपी पर सीधे लिख लेना, ए से पहले एम तक लिखना और फिर एम के बाद में एन से उल्टा लिखना। इसके ऊपर इसकी प्लेस वैल्यू लिख लेना। क्या है प्लेस वैल्यू, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, याद भी कर लेना, अगर याद हो जाए तो याद कर लेना, बहुतों को याद भी होगी। पी का 16 होता है, क्यू का 17, आर 18, एस 19, टी 20, 21 22 23 24 25 26, ये हमने काम कर लिया अपना। रीजनिंग के बहुत सारे प्रश्न देखो इतना ही लिखने के बाद हो जाएंगे, आपको याद करने की जरूरत भी नहीं होगी। अब जैसे यहां देखो प्रश्न जो आया है,
बोल रहा है कि जे आर को 6 लिखा हुआ है, जे की प्लेस वैल्यू कितनी है, जे की प्लेस वैल्यू है 10 और आर की प्लेस वैल्यू कितनी है, आर की प्लेस वैल्यू हमने देखी 18 है। ठीक, अब 18 है और जे की प्लेस वैल्यू है 10। अब बोले यहां पर दिया हुआ है 6। ठीक है, चलो पहले हम लिख लेते हैं। आर की प्लेस वैल्यू कितनी है, 18 है। वी की प्लेस वैल्यू कितनी है, 22 है। ठीक, ई की कितनी है, 5 है। के की 11 है। वही 4 की प्लेस वैल्यू, 4 किसकी है, डी की है। और जी की कितनी है, 7 है। क्लियर, तो यहां समझते हैं कैसे रिलेशन बन रहा है। अब देखो यार, 11 से आपने 5 घटाया तो कितना बना, 6। लिखा कितना है, 5, यानी कि -1 करके लिखा है। 4 आपने 7 से 4 घटाया तो कितना आया, 3 आया। लिखा कितना है, 2, यानी कि यह भी -1 करके लिखा हुआ है। अब यहां हमने 22 से 18 घटाया तो 4 आया और यहां 3 लिखा है, यह भी -1 करके लिखा है। 18 से यार जब 10 घटाओगे तो 8 आया, तो लिखा होना चाहिए -1 करके 7। लिखा कितना है, 6। तो बोले यही तो भिन्न है। तो ऐसे ही रिलेशन ढूंढे जाते हैं। जब आपको प्लेस वैल्यू पता होगी तो रिलेशन ढूंढने में एकदम आपको दिक्कत नहीं होगी। और यह प्लेस वैल्यू आप याद कर लेना। इसको लेकर के एक और कोड होता है, ईजोटी। ठीक, ईजोटी मतलब क्या है, जो 5 के समझिए कि गुणन वाले होते हैं। 5 होता है ई का, 10 होता है जे का, 15 होता है ओ का और टी का 20 होता है और 25 होता है आपका वाई का। तो यह ईजोटी कोड भी होता है। थोड़ा इसके माध्यम से आपको जल्दी याद हो जाएंगी चीजें, इसके आसपास की चीजें। ठीक, अब आते हैं अगले प्रश्न पर। तो पूछ रहा है गुप्त संदेश में होटल को 300 लिखा गया है, तो उसी आधार पर बोर को कैसे लिखा जाएगा। आ जाओ होटल को देखते हैं। होटल में एच का कोड क्या होता है, बोले देखो एच का कोड आपको तुरंत याद करना है। यहां से क्या है, 8 है। आपने लिख रखा है तो आपको याद भी करने की जरूरत नहीं है। और ओ का कोड क्या होता है, बोले ओ का कोड होता है 15। और टी का क्या है, टी का होता है 20 और ई का होता है 5 और एल का वहीं आपने कोड देखिए कितना लिखा हुआ है, बोले एल का कोड होता है भैया 12। अब क्या करना है, इसको लिखा कितना गया है, 300 लिखा गया है। अब समझते हैं इसको 300 कैसे लिखा गया होगा। 8, 20 और 8, या सबसे पहले जोड़ो 12 और 8 20 और 20 20 40 और 40 और 20 कितना हो जाएगा, 60। बोले यार 60 हो रहा है और लिखा गया है यहां कोड में 300। क्या रीजनिंग लगाई गई होगी, रीजनिंग लगाई गई है कि 60 का 5 मल्टीपल होता है 300। बोले हाँ होता है। अब हम पहले बोर को लिखते हैं। बोर का बी का कोड क्या है, बी का कोड है भाई प्लेस वैल्यू 2। ठीक, ओ की प्लेस वैल्यू कितनी है, ओ की प्लेस वैल्यू होती है 15। क्लियर, और आर की प्लेस वैल्यू होती है भैया 18 और ई की प्लेस वैल्यू होती है 5। अब इसको जोड़ते हैं, 15 5 20 और 18 2 20 और 20 20 40। अब 40 को यार कितना आएगा इसका आंसर अब समझना है। 60 को हमने 300 लिखा था, 60 को 300 लिखा था और 5 से गुणा की थी। समझ में नहीं आ रहा है 5 से गुणा क्यों की थी। तो हमने यहां देखा कि होटल में कितने अल्फाबेट हैं, बोले होटल में है 5 अल्फाबेट, HOTEL। तो इसीलिए हमने 5 से गुणा की इसकी। अब बोर में आया है आपका टोटल ऐड करके 40 और बोर में अल्फाबेट कितने हैं, 4। तो भैया 4 से गुणा कर दो, आपको आंसर मिल जाएगा 160। इसी अप्रोच के साथ आप इस तरीके के क्वेश्चन को हल किया करो। अब क्या करेगा, यहां डिजिट चेंज कर देगा, अल्फाबेट चेंज कर देगा और अगला एक पूछ देगा इसका कूट बताओ। अब बताओ यार, ये अप्रोच अगर आपको पता होगा, प्लेस वैल्यू पता होगी, क्या आंसर नहीं लगा पाओगे अगर डिजिट चेंज करके आएगा, अब तो लगा लोगे। अब आते हैं निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा एक शब्द टीचर्स शब्द से नहीं लिखा जा सकता है। यानी कि यहां आपको जानना है कि टीचर में जो शब्दों का प्रयोग हुआ है, जो अल्फाबेट आपके टीचर में यूज हुए हैं, उन अल्फाबेट्स को यूज करते हुए ही शब्द बनाना है। देखो रीच जब आप बनाओगे तो REACH, देखो क्या सारे हैं बिल्कुल, आर है, ई है, ए भी है, सी है, एच है, तो ये लिखा जा सकता है इससे। CHEERS, तो CHEER और एस यह भी लिखा जा सकता है। एस नहीं है, सॉरी, चीयर, यह भी लिखा जा सकता है। सर्च, तो एस आपको देखना है, सर्च SEARCH, यह भी लिख सकते हैं। लास्ट कौन सा है, चेयर, तो चेयर में हमें कौन सा शब्द दिख रहा है, आई। बोले यार आई तो कहीं है नहीं टीचर्स में, तो इसको नहीं लिख सकते हैं। आगे बढ़े, तो इस तरीके से क्वेश्चन देखो ये हल होते हैं। अब आते हैं कितने वर्ग हैं और कितने त्रिभुज हैं। तो यहां ट्रायंगल काउंटिंग और वर्ग काउंटिंग को लेकर के आपसे प्रश्न बनता है। इस प्रश्न को करने से पहले कुछ मैं बता रहा हूं, बहुत बेसिक से एकदम ट्रायंगल काउंटिंग और आपके वर्ग को लेकर के जो काउंटिंग होती है, जितना बता दे उससे बाहर नहीं जाएगा। ठीक है, सबसे पहले ट्रायंगल काउंटिंग देखते हैं। इस तरीके का फिगर आप देखते होगे और पूछता होगा भाई बताइए ट्रायंगल के काउंटिंग कितनी, कितने ट्रायंगल हैं, त्रिभुज कितने हैं इसमें। आपको तुरंत इस तरीके के क्वेश्चंस में क्या करना होता है, लिख देना है 1 और 2 और इसको उठा करके ऐड कर देना है। अब इसी को वो बड़ा कर देगा, थोड़ा कठिन बना देगा, मतलब बहुत सारी लाइंस खींचेगा तो आपको लगेगा अब यार कैसे हम इसको जोड़ें। तो सीधे आपको देखना है बेस लाइन पर 1 2 3 4 5, तो इनको सबको उठाकर जोड़ दो। 5 4 9 3 12 2 14 1 15, तो यही होगा इसमें टोटल ट्रायंगल, है ना। बिल्कुल कठिन नहीं है, बेसिक अप्रोच यह होती है।
और छोटे फिगर में तो आप गिन सकते हो कैसे, एक ये गिना, दूसरा ये गिना और तीसरा ये गिना। अब इस ट्रायंगल में अगर ऐसे इतनी लाइनें आ गई तो गिनते गिनते थक जाओगे। और यही अप्रोच देखिए आपका यहां पर भी अपनाया जाता है। जैसे मान लो 2-3 लाइनें दे दी और एक बीच में बेस डाल दिया, तो जैसे यहां हम बेस पर खींचते हैं ना ट्रायंगल निकालने के लिए, वैसे इस बेस पर भी हम ट्रायंगल निकालेंगे। तो 4 3 7 2 9 11, यहां 11 हो गए, और 4 3 7 2 9 11, यहां पर देखिए देखो 11 हो गए ट्रायंगल। क्लियर? तो ऐसे ही बेस लाइन पर निकालते हैं हम, टोटल देखो 22 हो जाएंगे। इसी आधार पर आपके ट्रायंगल निकाले जाते हैं, बहुत आसान वाले जो ये फिगर आते हैं। फिर देखो एक तरीका जो होता है ट्रायंगल निकलवाने का, पूछता है ऐसे, ये वाला फिगर खूब आता है आपके एग्जाम में। इसमें आपके कितने बनने हैं, ये स्टार ध्यान देना किस तरीके से बनाया गया, 2 स्टार बनते हैं। एक स्टार देखो यह बनता है, दूसरा स्टार बनाने का तरीका यह होता है। इसमें जो आपके देखो बनते हैं ट्रायंगल निकल कर आते हैं, किनारे आपको यह डिजिट दिखनी है 1 से 5 तक, और 5 की गुणा कर देनी है 2 से। टोटल आपके 10 ट्रायंगल होते हैं, रट लेना, ये जो मेथड बताया है। और दूसरा देखो यह जब फिगर बना होगा तो यहां भी आपको लिखने हैं, कितने बन रहे हैं, 6 बन रहे हैं। इस आधार पर कितने आपके ट्रायंगल निकल कर आते हैं, 6 निकल कर आते हैं। प्लस आपको 2 देखो ये वाले और ऐड करने होते हैं, बड़े बड़े वाले। बस टोटल आपके इसमें कितने बनते हैं, 6 ट्रायंगल बनते हैं। यह भी याद कर लेना, और दोनों फिगर को बहुत ध्यान से करना, क्योंकि खूब क्वेश्चन यहां से देखो बनते हैं आपके जब भी ट्रायंगल वाले आते हैं। और ट्रायंगल वाले बहुत ही बेसिक से पूछे जाते हैं, है ना। इन्हीं बेसिक्स को लेकर ही आपके क्वेश्चंस आते रहते हैं। अब आते हैं कि वर्गों को लेकर के जो बेसिक वाले क्वेश्चन है, कम से कम वो भी आने चाहिए। भाई वर्ग को लेकर के आओ, समझाते हैं कि कैसे क्वेश्चन निकालना होता है। यह देखो जो आपके एग्जाम में आया हुआ है ना, यह भी बहुत बेसिक सा एकदम क्वेश्चन है। करते हैं भाई, कैसे वर्ग निकालते हो। जब आप छोटा सा फिगर से पहले समझो, यहां अगर आपसे पूछा जाए भाई इस फिगर में वर्ग कितने हैं, तो आप तो गिन के बता दोगे ना, 1 2 3 4 और ये 5 हैं। अब इसको निकालने का बढ़िया तरीका क्या होता है, देखो यहां क्या करना है आपको, ऊपर पहले जो ये पंक्ति है इस पर आपको कोडिंग कर लेनी है 1 2, और इधर आपको करनी है कोडिंग 1 2, और दोनों साइड में कोडिंग एकदम सेम है। अगर अगर यानी कि आपको समझिए जो सीक्वेंस है दोनों साइड में 2 ही 2 है, ठीक है, तो सेम होता है। अब इसकी 2 से 2 गुणा कर दो, 2 से 2 की गुणा हुई तो हो गया 4, और 1 की 1 से गुणा कर दो तो हो गया 1 5। और टोटल आपको कितने मिल रहे थे, बोले जब हमने काउंट किया था छोटे फिगर को तब भी 5 मिल रहे थे, और इस मेथड से जो हमने अपनाया तब भी। अब क्या होगा, ये मेथड कहां काम आएगा, जब यह मान लो बड़े हो जाएंगे, ठीक, बड़े बड़े फिगर में जब पूछ देगा। इसमें आप बैठकर काउंट थोड़ी करोगे, लेकिन यहां देखो सेम है, इधर भी 3 है आपका, स्तंभ पर भी काउंटिंग और इधर भी काउंटिंग आपकी सेम है, पंक्ति पर भी। तो लास्ट लास्ट वाले को पकड़ना है और पहले गुणा करना है। तो 3 की 3 से गुणा करोगे तो कितना होता है 9, फिर 2 की 2 से गुणा करोगे कितनी होती है 4, और 1 की 1 से गुणा करोगे तो कितना होता है 1। तो टोटल आपके पूछे वर्ग कितने हैं, तो 9 4 13 1 14, इसमें हो गए 14 वर्ग। तो बड़ा आसान हो जाएगा, चाहे जितना बड़ा आ जाए इसी मेथड को अपनाना है। इसी आधार पर देखो अब आपका होता है, मान लो पंक्ति और स्तंभों की संख्या अलग अलग आ जाए। जैसे भैया आपका जो क्वेश्चन है अभी समझ में आएगा, देखो यहां भैया आपकी जो पंक्ति के आधार पर काउंटिंग करोगे 1 2 3 4, 4 हुई, और वही जब आप स्तंभ के स्तर पर आओगे तो 3 ही काउंटिंग हो रही है। अब तो बोले यार गड़बड़ हो रहा है, गड़बड़ कुछ नहीं हो रहा है, यहां भी आपको लास्ट पकड़ना है, वैसे ही अप्रोच रखना है, लास्ट वाला नंबर पकड़ना है और उसकी गुणा कर देनी है। 3 से 4 की गुणा की तो हुआ 12, और इसको पकड़ना है सेकंड लास्ट को, और सेकंड लास्ट को उठाना है। 2 से 3 की गुणा की तो कितना हुआ, बोले 6, इसको जोड़ना है, और 1 की 2 से गुणा करना है तो हुआ 2। अब इसको जोड़ दो, 12 6 18 2 20। तो भैया यहां पर वर्ग कितने आएंगे, यहां आएंगे आपके 20। अब इनको काउंट करना है तो मन करे काउंट करते रहो, और काउंट करोगे तो फिर आपको सही मिलेगा भी नहीं, कभी 20 निकल के आएंगे, कभी 19 होंगे, कोई ना कोई छूट जाता है। तो इस मेथड को ही अपनाना है। और इसी मेथड को देखिए, अब मान लीजिए एक में आपको पता है कि यहां पर भाई कितने हैं 5 हैं, और दूसरा आपको देखो एक फिगर इससे जोड़ दिया गया, ऐड कर दिया गया, बोले यहां पर कितने हैं, यहां पर भी आपके देखो 5 हैं, ऐसे तो 10 हो जाएंगे। अब समझते हैं यहां पर क्या किया गया है इस फिगर में। तो इस फिगर में हमने देखा कि वर्ग कितने बन रहे हैं, बोले वर्ग को तो देखो हमको एक तो यह दिख रहा है वर्ग, ठीक, यह आयत है, ध्यान रखना ये वर्ग नहीं है, ये आयत है, इस रूप में संरचना है। तो एक वर्ग हमें दिख रहा है ये, एक वर्ग दिख रहा है हमें ये, तीसरा वर्ग हमें अंदर दिख रहा है ये, तो 3 वर्ग हैं, बेहद आसान है निकालना। अब त्रिभुज निकालना था भाई। अब त्रिभुज निकालने का हमने इस तरीके का मेथड तो बताया ही नहीं, इसमें त्रिभुज कैसे निकलता है। देखो इसमें त्रिभुज निकालना भी बहुत आसान होता है। अगर सीधा सीधा आपसे क्वेश्चन ऐसा आ जाए, चलो साफ करके थोड़ा बता देते हैं। एक रह गया था ट्रायंगल निकालने का, जो आपका क्वेश्चन है मुझे लगा क्वेश्चन में ही बता दूंगा। देखो इस तरीके का फिगर बना हो और बोले इसमें ट्रायंगल कितने होंगे, आपको तुरंत काउंट करना है जहां जहां ट्रायंगल दिखे। 1 2 3 4 दिखा, और 4 को 2 से उठा करके मल्टीपल कर देना है, तो टोटल कितने हो जाएंगे ट्रायंगल, बोले 8 हो जाएंगे ट्रायंगल। और इसी आधार पर
मान लो भाई कोई बहुत ज्यादा लाइनें ऐसे दे दे, अब इसको क्या गिनोगे बैठ के, तुरंत आपको 1 2 3 4 5 6 7 8 और 8 की कर देनी है 2 से गुणा, कितने हो गए ट्रायंगल 16। आसान है। अब क्या करना है, अब यह जो फिगर दिया हुआ है यहां तो इस तरीके के दो फिगर जुड़ रहे हैं भैया, बोले हाँ बिल्कुल जुड़ रहे हैं। अब देखो इसमें क्या हुआ, एक फिगर यह हुआ, एक फिगर यह हुआ। अब इसमें आप मान लीजिएगा दो जुड़ गए। इसमें हमें पता है कि कितने होंगे, बोले पहले वाले में 8 होंगे, इस वाले में भी कितने होंगे, इस वाले में भी 8 होंगे। अब यहां जो ज्वाइंट हो रहा है, ज्वाइंट पर हमें निकालने होते हैं ट्रायंगल। देखो एक यह ट्रायंगल है, ज्वाइंट जितना ज्वाइंट होंगे उतने ही ट्रायंगल और आपको ऐड कर देने हैं। तो दो ज्वाइंट आपके दिखाई दे रहे हैं, एक यह ज्वाइंट और एक यह ज्वाइंट, इन दोनों ज्वाइंट को ही आपको जोड़ देना है जितने आपको ट्रायंगल निकालने का तरीका बताया है। तो बोले भाई 8 इधर मिल रहे थे, 8 इधर मिल रहे थे और दो ज्वाइंट मिल रहे थे, तो टोटल आपको 16 + 2 18 ट्रायंगल मिल जाएंगे और 3 आपको वर्ग मिल जाएंगे। तो यह ऑप्शन डी हो जाएगा सही। इसके अलावा आप जितने भी ट्रायंगल और वर्ग निकालने के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में बनेंगे सभी समझा दिए और बहुत बेसिक अप्रोच के साथ समझाए हैं। और जो तरीका बताया गया है बड़ा मजेदार है, ये बहुत जल्दी जल्दी आपके देखो क्वेश्चंस हल हो जाएंगे इससे। ये हो गया 2021 के। एक भी प्रश्न ऐसा लगा कि जो बहुत कठिन आया हो, नहीं आया ना, तो 12 प्रश्न आप कर सकते हो ना। अब 2016 का जो री एग्जाम हुआ था, यानी कि यह 2020 में पेपर हुआ था, यहां भी आयोग ने 20 ही प्रश्न पूछे थे। चलिए बढ़ते हैं, फिर क्वेश्चन पूछने का तरीका समझते हैं भाई क्या रहा था, है ना। चूंकि 2021 के अब हमने देख लिए हैं और इसी आधार पर हम 2016 के री एग्जाम वाले देखेंगे। यह भी बहुत आसान है, बहुत ज्यादा कठिन नहीं आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं। पहला है आपका 63 और 9 का जो रिलेशन है वही हमें बताना है कि भाई 14 का रिलेशन जो है वह इस वाले क्वेश्चन मार्क से कैसे होगा। तो आप बताओ भाई इसका अगर रिलेशन आपसे पूछा जाए तो आप कैसे निकालोगे भाई। देखो सबसे आसान तरीका इसमें क्या दिख रहा है, एक तो हम मल्टीपल अंटीपल लगा के देखेंगे। 63 का 9 से 9 सते 63 है ना, 14 छंग 84 14 सते, क्या मिल रहा है यहां पर, बोले ऑप्शन में ही नहीं है। तो यह हो गया अप्रोच आपका गलत, है ना। इस अप्रोच के साथ आपको आंसर नहीं मिलने वाला। फिर हम आगे बढ़ते हैं तो हम देखेंगे भाई 6 और 3, 63 हमें दिख रहा है और 6 और 3 को जब हम जोड़ रहे हैं तो 9 मिल रहा है, यही दिखा दिया हुआ है। अब यह 14 है, तो कोई इसमें ऑप्शन है जिसमें 2 डिजिट का योग जो है दोनों का 14 मिल रहा हो, बोले 68 का ही मिल रहा है, 6 और 8 जोड़ दो तो 14 मिल रहा है। बाकी किसी का जो ऐड है डिजिट्स का योग जो है 14 नहीं मिल रहा है, तो ये ही आपका हो जाएगा सही आंसर। ठीक है, यह होता है अप्रोच। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला आपको दिखा कि डायनासोर का संबंध ड्रैगन से है, उसी आधार पर आपका ऑप्शंस बताना है कि संबंध ढूंढना है कि ऐसा ही संबंध किससे होगा। तो डायनासोर आप समझिए कुछ नहीं, डायनासोर और ड्रैगन ये टाइम पीरियड की बात होती है। एक समय के बाद जो ड्रैगन्स थे वही आगे डायनासोर के रूप में परिवर्तित होते हैं, या बड़ा बड़ा स्वरूप जो होता है वह ड्रैगन के रूप में जाना जाता है और जो ड्रैगन का ही छोटा स्वरूप होता है वह डायनासोर के रूप में जाना जाता है। तो इस आधार पर हमने देखा यह व्यापक स्तर पर बात की जाएगी, यहां एकदम छोटे टर्म पे बात की जाएगी। तो ड्रैगन हो गई बड़ी इकाई और डायनासोर हो गई छोटी इकाई। तो उसी आधार पर इवोल्यूशन और रिवोल्यूशन आपको देखना है, वही संबंध दिखाएगा। कैसे, इवोल्यूशन होता है धीरे धीरे चेंज होना और रिवोल्यूशन होता है आपका रेडिकल चेंज होना। तो इस आधार पर आपका आंसर होना चाहिए या इवोल्यूशन और रिवोल्यूशन। हालांकि यहाँ स्नो और आइस आंसर में दे रखा है कई बुक्स में, लेकिन मुझे यह समझ में नहीं आया, मुझे यह इवोल्यूशन और रिवोल्यूशन लगा। बाकी आप लोग भी एक बार रीचेक कर लेना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं तो निम्नलिखित श्रेणी में से कौन सा अंक आगे आएगा। अब देखते हैं भाई इस श्रेणी के बारे में पहले यह पता करना है कि क्या इसमें प्रोसेस है इसको हल करने का। तो 8 से 15 और 15 से 28 पर जा रहे हैं, तो हमें दिख रहा है कि मल्टीपल में कुछ ना कुछ हुआ है। तो 8 को 2 से गुणा करेंगे 16 आता है और -1, और 15 को हम 2 से गुणा करेंगे तो 30 होता है और दिया है 28 अर्थात -2, और 28 को देखो हम 2 से गुणा करेंगे तो भैया 53 दिया है ना, 56 होता है चूंकि -3। अब कितना आसान हो गया, अगला क्या आएगा, इंटू 2 -4। अब 53 को इंटू 2 करोगे तो कितना आएगा 106, और -4 कितना होता है 102। सही आंसर मिल गया आपको। आगे बढ़े तो अब आ गया ब्लड रिलेशन वाला क्वेश्चन, आपके एग्जाम में आता है। अब ब्लड रिलेशन वाला देखो यहाँ एक जो क्वेश्चन जैसे हल करा जाए इसी आधार पर आपके जितने भी प्रश्न आए बस डिजिट चेंज होगी या कुछ ना कुछ रिलेशन बदल देगा, लेकिन प्रोसेस तो यही है पूछने का, अप्रोच थोड़ी बदल देगा। अब आते हैं ए और बी। ए जो है जैसे जैसे प्रश्न दिया हो वैसे वैसे आप लिखते चले जाया करो, और कैसे लिखना है ताकि कंफ्यूजन ना हो यह भी देख लो। अभी देखो कह रहा है ए बी का भाई है, बोले ए जो है आपका बी का भाई है। ए और बी सेम जनरेशन वाले एकदम सेम लाइन में लिखने हैं, और ऊपर जनरेशन वाले ऊपर लिखने हैं, नीचे जनरेशन वाले नीचे की पंक्ति में लिखने हैं। इसका ध्यान देना जब भी आप ब्लड रिलेशन के क्वेश्चन हल करना। तो ए बी का भाई है तो हमने सेम लाइन में लिख दिया ए बी का भाई है।
अब आगे कह रहा है सी का विवाह डी से हुआ है, ठीक है, सी का विवाह डी से हुआ है। अभी समझ में नहीं आया ये कहां पर लिखना है, तो इसको छोड़ते हैं अभी। आगे कह रहा है यदि सी बी का भतीजा है। अब सी जो है आपका बी का भतीजा है। बोले ठीक है भाई, सी बी का भतीजा हो जाएगा। और जैसे मान लो क्वेश्चन बोला करे ए बी का भाई है, तुरंत एरो लगाया करो और यहां लिख दिया करो भाई, ठीक। अब बी कह रहा है, सी कह रहा है बी का भतीजा है, तो यह सी जो है बी का भतीजा बता रहा है, तुरंत यहां लिख दिया भतीजा, ठीक। तो यह चाचा या चाची कुछ भी हो सकता है। अब कह रहा है कि तो आपको बताना है कि ए और डी में क्या संबंध है, और सी का ऊपर अब मिल जाएगा हमें, सी का विवाह किससे हुआ है, सी का विवाह डी से हुआ है। तो भाई डी तो सी तो भतीजा है, इसका मतलब यह डी क्या होगा, फीमेल होगी, क्योंकि इन दोनों का विवाह आपस में हुआ है, क्लियर है। तो यह डी क्या हो जाएगी, पत्नी हो जाएगी। आपको बताना है कि ए का डी से क्या संबंध है। तो भाई ए का डी से बताना है संबंध, यानी कि ए जो है डी का क्या लग रहा है, तो ए जो है डी का लगेगा ससुर, क्लियर। चलो फिर आगे बढ़ते हैं आगे, और यही अप्रोच के साथ आपको देखो सॉल्व करना है। जो पति पत्नी है, भाई बहन है, ये सब सेम जनरेशन में रखना, और जो पिता है ना, पिता माँ, ये सब ऊपर जनरेशन में, और यदि बाबा दादी की बात आ जाए तो एक और ऊपर जनरेशन में लिखना है आपको। इसी बेस पर इन क्वेश्चंस को सॉल्व किया करो। आगे बढ़े तो कॉर्पोरेट को दिया हुआ है TCEAPR, इस तरीके से लिखा गया है। अब यहां समझेंगे हम कैसे भाई लिखा गया होगा। देखो यहां लास्ट डिजिट को उठाया है, एकदम लास्ट में शुरुआत में लिख दिया है, और ई को उठा करके एक छोड़ करके प्लेस पर लिखा हुआ है, ठीक। ऐसे ही बना लेना है आपको। और आर को उठा करके कहां लिखा हुआ है, आर को उठा करके 2 डिजिट का गैप कर, सॉरी देखो आर की जगह पी पे ध्यान नहीं दिया है ना। चलो टी को उठाकर क्या किया है, टी को एकदम स्टार्टिंग में लिख दिया है, और उसके बाद ई को उठाया है, एक डिजिट छोड़ के लिख दिया है, और पी को उठाया है, एक डिजिट छोड़ के लिख दिया है। इसी अप्रोच के साथ अभी हम क्या करते हैं, पहले एल को उठाते हैं और शुरुआत में एकदम लिख सकते हैं, फिर ए को उठाएंगे एक गैप करके और लिख देंगे, और फिर एन को उठाएंगे और एक गैप करके लिख देंगे, है ना। तो हमें अपने क्वेश्चन में देख लेना है क्या इस बेस पर क्या आंसर मिल रहा है। तो हमें दिखा कि भाई एल और एक छोड़ करके ए यहां मिल रहा है, फिर एक छोड़ करके एन यहां मिल रहा है, बाकी ना तो यहां मिल रहा है, ना तो यहां मिल रहा है, ना यहां मिल रहा है। हमें हल करने की आगे जरूरत ही नहीं। देखो कितनी आसानी से हमें आंसर मिल गया, और बाकी पूरा अप्रोच इसी बेस पर ही लगाया गया है, ठीक है। जैसे सी देखो फिर शुरुआत वाला पकड़ेंगे, और एक छोड़ करके जो गैप दिया था, तो वहां पर देखो ये इस गैप में कौन सा आ जाएगा डिजिट, शुरुआत वाला। जैसे यहाँ एन है ना, तो शुरुआत वाला एन देखो यहां पर आ जाएगा, आ रहा है यहाँ पर एन, बिल्कुल आ रहा है। तो यही अप्रोच के साथ में आपको अपने ऑप्शंस पर जाना होता है। जितनी जल्दी आपको ऑप्शन से आंसर मिल जाए उतनी जल्दी आप आंसर निकाला करो, ज्यादा उलझा मत करो इन प्रश्नों में। अब आते हैं किसी निश्चित कूट भाषा में, यदि ही दिया हुआ है 41। अब देखना यहां जो मैंने उल्टा लिखना बताया था ना, ए से एम तक लिखना है, फिर एन से लेकर के आगे जेड तक लिखना है, तो वह यहां काम आने वाला है अभी। अब ही दिया हुआ है 41 और सी दिया हुआ है देखो 49। बोले ही आपका प्लेस वैल्यू क्या होती है, एच की 8 होती है, और ई की प्लेस वैल्यू 5 होती है। बोले 8 और 5 तो भैया 41 होता नहीं है ना, 8 45 भी नहीं दिया है, और इस आधार पर सी आप देख लेते हैं, एस होता है 19, एच होता है 8 और ई होता है 5। अब इनको अगर हम जोड़ेंगे तब भी यह नहीं आ रहा है। फिर कोई दूसरा क्या यार, कहीं ऐसा तो नहीं है कि उल्टा डिजिट होती है जो इसका उल्टी प्लेस वैल्यू होती है, तो उसका ऐड दिया हो तो चेक कर लेते हैं। 8 का जो अपोजिट होता है, तो 27 से या तो 8 घटाकर आप चेक कर लो भाई कितना होता है, 19 आ जाएगा, और 27 से ही 5 आप घटाओगे तो कितना आएगा, 22 आएगा। तो बोले यह जस्ट अपोजिट जो प्लेस वैल्यू होती है, तो यह दोनों जोड़कर 41 आ रहा है। बोले अब समझ में आ गया भाई, यही दिया हुआ है, जो इनकी अपोजिट प्लेस वैल्यू होती है वही जोड़कर आंसर दिया गया है। तो 19 की देखो भैया अपोजिट जो प्लेस वैल्यू होती है, 27 से 19 को तुरंत घटाना है तो आपको 18 मिलेगा, और 27 से जब 8 को घटाओगे तो क्या मिलेगा आपको, 19 मिलेगा, और 27 से 5 को घटाओगे तो 22 मिलेगा। यहां देखो 49 आ रहा होगा आपको जब आप जोड़ रहे होगे, ठीक है, 9 आएगा, सॉरी, ठीक। तो यह हो गई आपकी, यहां पर 8 आएगा, ठीक है। तो यह देखो 49 मिल रहा है। अब आपको बताना है देम का। अब देम में देखो टी की क्या होती है, टी की वैसे तो प्लेस वैल्यू होती है 20, लेकिन जब इसकी अपोजिट निकालोगे तो 27 से 20 घटाओगे तो 7 आ जाएगी, और एच की होती है प्लेस वैल्यू 8। अब 27 से जब 8 को घटाओगे तो आपका कितना आ जाएगा, 19 आ जाएगा। और 5 होती है वैसे तो ई की, लेकिन 27 से 5 घटाकर लिखनी है तो 22 आ जाएगी। और एम की होती है आपकी 13, और 13 को आप 27 से जैसे ही घटाओगे तो कितनी आ जाएगी, 14 आ जाएगी। जोड़ दो इनको, आंसर आ जाएगा 9 2 11 4 15 और 7 22, ठीक है। 2 2 4 2 6, आंसर है आपका 62। यही देखो तरीका अपनाया गया है आपके इस क्वेश्चन में। आगे बढ़े अब अगले क्वेश्चन की ओर।
और समझ में आया होगा आपको क्यों मैंने प्लेस डिजिट पीछे बताया था कि आपको कॉपी पर तुरंत लिख लेनी है और अपोजिट वाली लिखते हुए। देखो उसी अप्रोच के साथ यहां क्वेश्चन भी आ गया। अगला प्रश्न है आपका कैलेंडर से। कैलेंडर को भी देखो एक तरीका बता दे रहा हूं, कोई भी प्रश्न आएगा बस ये दो कोड आपको याद रखने हैं। अभी कैलेंडर देखना कैसे मक्खन की तरह यहां पर सारे प्रश्न सॉल्व होंगे। अगर एक प्रश्न आता है तो एक क्वेश्चन आपको श्योर करना है, एक नंबर जाना नहीं चाहिए। कोड आप याद कर लो सबसे पहले तो मंथ कोड, क्योंकि यूज होगा, अभी कैसे यूज होगा समझ लेना। मंथ कोड याद करने का मैं तरीका बताता हूं, 144 025 036 146। याद कैसे रखना है, 12 का वर्ग, फिर आप जीरो लगाओगे 5 का वर्ग, फिर जीरो लगाओगे 6 का वर्ग, और लास्ट 3 डिजिट आप याद कर लेना 146। ये क्या है आपका, ये है भैया मंथ कोड। अभी यूज कहां होगा समझ लेना, शांति से सुनना पहले। फिर दूसरा आपको याद करना है ईयर कोड। केवल 2 ईयर कोड याद रखने हैं, क्योंकि इन्हें ऐड ऑन करना होता है। कहां ऐड ऑन करना होता है अभी समझेंगे। केवल 1900 वाला याद करना है। जैसे कोई भी ईयर आपका 1900 से 1999 तक का दिया होगा इस शताब्दी में, तो आपको जीरो ऐड करना है, जो भी आपका ऐड आएगा। और 2000 तक अगर दिया हुआ है, इस शताब्दी का कोई वर्ष दिया है, तो उसमें आपको 6 ऐड करना है। दो ही चीजें भैया आप याद कर लो। अभी देखो कितने बढ़िया से समझ में आएंगी सारी चीजें। क्वेश्चन क्या है, 3 दिसंबर 2000 को, इसको कॉपी पर लिख लो, कॉपी लेकर बैठना है इसीलिए बताया है, कॉपी पर लिखो तुरंत इसको। और कैलेंडर के क्वेश्चन देखो कैसे अभी सॉल्व होते हैं। 3 दिसंबर 2000 को बोल रहा है रविवार था, तो आपको बताना है 3 जनवरी 2001 को। तो ज्यादा प्रश्न आपके देखो 1900 और 2000 से ही पूछे जाते हैं, कभी भी वो 2100 से नहीं पूछेगा, और 1600 और 1500 1700 1800 इनसे भी नहीं पूछता है। तो इसीलिए केवल आपको ईयर कोड 2 ही बताए हैं, इनसे आपका काम चल जाएगा। अपने को काम चलाना है और इन्हीं 2 से आपका काम चल जाएगा और आंसर आपका निकल आएगा, इससे बाहर नहीं जाता है। देखो 3 दिसंबर 2000 को कह रहा है रविवार था, पहले हम क्या करेंगे, इसको निकाल लेंगे कि 3 दिसंबर 2000 को देखेंगे कि क्या यार रविवार था भी, क्योंकि ये सही दिया है। कभी कभी क्या है +1 या +2 करके भी दे देता है, क्लियर। तो उस आधार पर फिर 3 जनवरी 2001 को जब बताना होगा, अगर यह सही दिया होगा तो जो डे निकल के आएगा वही आंसर हो जाएगा। अगर +1 करके दिया होगा तो +1 करके हमें आंसर अपना निकालना होगा। इस आधार पर पहले 3 दिसंबर 2000 को हम निकाल लेते हैं कौन सा दिन होगा। क्या सही दिया है रविवार, तो देखो सबसे पहले लिखा जाता है डेट, ठीक, कितनी डेट है, बोले 3 है। फिर लिखा जाता है मंथ कोड, क्या लिखा जाता है, मंथ कोड, और ये आपका जनवरी का कोड है, फरवरी का 4 है, मार्च का 4 है, अप्रैल मई जून, ये जो आपके कोड दिए हैं ये 12 मंथ के ही कोड दिए हुए हैं। और यही आपके ये सामान्य वर्ष के होते हैं। जब लीप वर्ष के हो जाते हैं तो जनवरी और फरवरी का केवल बदल देना है, यहां 0 और 3 कोड हो जाता है, क्लियर। तो मंथ कोड का यूज कहां होता है देखो बताते हैं, पहले डेट, फिर आपको मंथ कोड। और मंथ कौन सा हम निकाल रहे हैं भाई, मंथ हम दिसंबर निकाल रहे हैं। दिसंबर का कोड क्या है, दिसंबर का कोड है 6, तो यहां हमने लिखा मंथ कोड। अब बात हो रही है 2000 की, तो वर्ष 2000 की बात की जा रही है, तो हमें यहां ईयर लिखना है, लास्ट 2 डिजिट ही लिखी जाती हैं। तो ईयर यहां पे क्या है, 00 है भैया, 2000 में लास्ट के 2 डिजिट लिखे हमने तो 00। अब फिर लिखा जाता है नंबर ऑफ लीप ईयर, यानी कि इसमें लीप ईयर कितने निकल चुके हैं। एग्जाम्पल के तौर पर समझना, यहां ईयर जैसे मान लो 2000 दिया होता 4, तो यहां कितना लिखते 04 लिखते। 2016 दिया होता तो यहां 016 लिखते, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं तो नंबर ऑफ लीप ईयर फिर लिखते हैं। नंबर ऑफ लीप ईयर समझो, यहां जैसे 2000 वाली शताब्दी की बात हो रही है, ठीक है। अब 2000 वाली में हर 4 साल पे एक लीप ईयर निकलता है, ये तो पता होगा कि नहीं, बच्चों वाली चीज है एकदम। हर 4 साल पे एक लीप ईयर निकलता है, तो पहला लीप ईयर आएगा 2004। चूंकि यहां 2000 की बात हो रही है, अभी इस शताब्दी में एक भी लीप ईयर नहीं निकले हैं, तो नंबर ऑफ लीप ईयर यहां निकालने होते कितने लीप ईयर निकल चुके हैं, तो यहां एकदम 00 लिख देना है। यदि हम 2016 का निकाल रहे होते तब हम पूछते भैया यहां नंबर ऑफ लीप ईयर, तो तुरंत लास्ट 2 डिजिट को 4 से भाग करना है, क्योंकि हर 4 साल पे एक लीप ईयर होता है। तो यहां आपको 00 की जगह नंबर ऑफ लीप ईयर में कितने लिखने होते 4, चूंकि 4 से 4 को भाग किया तो 4 लीप ईयर जो है आपके 2016 तक निकल चुके हैं। आपको समझाने के लिए बता दिया, यहां पर 2000 का कैसे 0 लिख रहे हैं। अब यहां ऐड किया तो हमारे पास निकल कर आई डिजिट, ऐड किया 6 और 3 9 आता है। फिर ईयर कोड बताया था, है ना, 2 ही कोड तो आपको लिखने हैं, एक मंथ कोड है जहां पर लिखना है, फिर जो हम ऐड कर लेंगे इस प्रोसेस को अपनाना है, तारीख महीना साल और नंबर ऑफ लीप ईयर। आसान है कि नहीं याद करना, तारीख महीना और महीना में मंथ कोड इसीलिए बताया गया आपको। फिर साल देख लेना है कौन सा है, और नंबर ऑफ लीप ईयर 4 से भाग करके लास्ट 2 डिजिट को बहुत आसानी से निकल दोगे, नंबर ऑफ लीप ईयर कितने निकले हैं। टोटल ऐड करना है, ऐड करके आया 9। बोले 9 में यह जो ईयर कोड बताया गया था, तो 1900 शताब्दी वाला अगर वर्ष होता तो 0 ऐड करना होता है, लेकिन भैया 2000 शताब्दी वाला है, तो 20वीं शताब्दी वाला है, तो 2000 के लिए आपको कितना ऐड करना है, बोले 6 ऐड करना है। तो टोटल कितना हो जाएगा
15, 9 और 6 ऐड करेंगे तो यहां निकल कर आएगा 15। अब 15 से हमें निकालना है दिन कौन सा है। देखो हर एक हफ्ता पर 7 दिनों के बाद फिर से दिन रिपीट होता है। बोले हाँ होता है, तो यह जो ऐड करके 15 आया है इसको हम 7 से भाग देंगे। 7 से भाग दिया तो कितना रिमाइंडर बचा, रिमाइंडर आपका बच रहा है 1। क्लियर है, समझना ध्यान से, रिमाइंडर बच रहा है 1। और जब भी आप डे शुरू करते हो तो संडे से ही शुरू करते हो कि नहीं शुरू करते हो, संडे से सैटरडे तक जाते हो आप। संडे होता है आपका 1, मंडे होता है 2, ट्यूसडे होता है 3, वेंसडे होता है 4 और फ्राइडे 5 और थर्सडे आपका 6। क्लियर, तो एक आ रहा है आपका रिमाइंडर, तो एक के हिसाब से कौन सा दिन होना चाहिए, एक के हिसाब से होना चाहिए संडे। तो क्या आपको देखो ऑप्शन में जो क्वेश्चन दिया हुआ है वो कह रहा है 3 दिसंबर 2000 को संडे था, क्या सही दिया है, बिल्कुल सही दिया है। अब देखो, अब बिल्कुल एकदम जब सही दिया है तो इसी बेस पर हम क्या करेंगे, इसी बेस पर हम निकाल लेंगे 3 जनवरी 2000 का। अब अपने को क्या करना है, निकालनी है कॉपी पेन, ये दिया गया समझा, और समझाने के बाद देखो मैं अभी निकलवाता हूं भी साथ के साथ, और बहुत जल्दी निकलेगा। बिल्कुल कैलेंडर को एकदम लोड नहीं लेना है। क्या कह रहा है, 3 जनवरी को कोड लिख लेते हैं 144-025। 3 जनवरी, सबसे पहले क्या लिखना है भाई, सबसे पहले अपने को लिखनी है डेट, कितनी है 03, ठीक है 3 जनवरी। फिर क्या लिखना है, मंथ कोड, जनवरी का कोड क्या है, बोले 2001 है, लीप ईयर तो है नहीं, तो जनवरी का कोड क्या है भैया, जनवरी का कोड है 1, ठीक है, जनवरी का कोड हो गया 1। अब क्या है, अब लिखना है ईयर, ईयर कौन सा है 2001 है, यानी कि 01 आपका हो गया ईयर। फिर क्या लिखना होता है, फिर नंबर ऑफ लीप ईयर, तो 2001 तक क्या एको लीप ईयर आए होंगे, बोले एक भी लीप ईयर नहीं होगा, ठीक है। चलो फिर, तो क्या हो गया आपका, ऐड करके 5 आया, ठीक, ऐड करके 5 आया, और शताब्दी है 20वीं शताब्दी के लिए आपको ऐड कितना करना होता है, 6 ऐड करना होता है। 6 ऐड किया तो आपका क्या आ गया, 11 आ गया। बोले ठीक है, यह आपको प्राप्त हो गया 11। अब हमें दिन निकालना है, तो 7 के बाद तो रिपीट ही हो गया होगा, 7 तो पूरे पूरे हटा दो, इसीलिए हम 7 से भाग करते हैं। तो भाग किया तो आपका रिमाइंडर कितना बचा, 4। अब 4 के आधार पर संडे के लिए होता है 1, मंडे के लिए होता है 2, ट्यूसडे के लिए होता है 3 और वेंसडे के लिए होता है भैया 4। 4 किसके लिए होता है, वेंसडे के लिए। आपका आंसर हो जाएगा बुधवार। अब अपने हाथों से क्या करना है, तुरंत आपको पेन कॉपी पर 15 अगस्त इसी मेथड पर लगाना है, याद नहीं कर लिया है आपने कि याद कर लिया है, 15 अगस्त 1947 को आपको बताना है कौन सा दिन होगा, ठीक है। फिर आपको कैलेंडर से अगर कोई क्वेश्चन आता है, गलत नहीं होना चाहिए भाई यार, है ना, इतना मेथड अगर अच्छे से समझाया गया है, कोड वगैरह बता दिया गया कैसे यूज होगा, सबसे बढ़िया तरीका है बस इसको 5-6 आप अपने हिसाब से डेट निकालना, अपनी डेट ऑफ बर्थ निकालना, और 15 अगस्त निकालना, 26 जनवरी निकालना, 3-4 आप डेट निकाल लेना, दिन निकाल लेना, फिर आपको एकदम मेथड ये रट जाएगा। यह कोड केवल याद करना है, 144-025-036, 146, और 2 आपको ईयर कोड 1900 का होगा, जब प्लस 0 किया जाएगा, एक भी नहीं जोड़ा जाएगा वहां पर। जैसे 1947 जब निकालोगे ना, 15 अगस्त 1947, तो जो जोड़कर आएगा उसमें कुछ भी नहीं जोड़ना है, ठीक है, 0 जोड़ना है एकदम, और जब 2000 वाले में 6 जोड़ना है, बस 2 ही आपको याद रखो, सारे देखो निकल आएंगे। अभी आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर, और आपको बताना है कि यह समझ में आया कि नहीं आया। देखो, जैसे स्वप्न का संबंध होता है वास्तविकता से, जैसे स्वप्न का संबंध होता है वास्तविकता से, वैसे ही मिथ्या का संबंध किससे होगा। स्वप्न और वास्तविकता दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं कि नहीं, तो मिथ्या का मतलब होता है झूठ या असत्य, इसका अपोजिट ढूंढना है तो सत्य होगा, ठीक है। संबंध समझ लिया करो तो समझ में आ जाएगा आंसर। अगला प्रश्न आते हैं, तो क्वेश्चन है, एक रेलगाड़ी 3 मिनट देरी से चल रही है, बोले ठीक है, आगे वह प्रत्येक मिनट पर 3 सेकंड विलंब हो जाती है। अब बताना है कि वह रेलगाड़ी कितने मिनटों के बाद पूरा घंटा विलंब हो जाएगी। पूरे घंटे में होते हैं 60 मिनट, ठीक है। अब 60 मिनट का पूरा विलंब कब होगा, बोले 3 मिनट ऑलरेडी पहले से उसको देर हो चुकी है, तो अब कितने मिनट और हो जाएंगे, 57 बोले मिनट और लेट हो जाएगी, तो पूरा 1 घंटा यानी कि 60 मिनट लेट हो जाएगा। इतना तो बेसिक सी बात है, बच्चे को समझ में आता है। अब इसमें कह रहा है कि प्रत्येक मिनट पर, यानी कि 1 मिनट पर कितने सेकंड का लेट हो रहा है, 3 सेकंड का लेट हो रहा है, तो भैया 0 लगाओ धीरे से। और 30 सेकंड पर कितने मिनट का लेट होगा, बोले 10 मिनट पर 30 सेकंड का लेट होगा। अब इंटू 2 कर देना है, इसको इंटू 2 करना है, ठीक है। तो यहां से हमें निकल कर आया कि 20 मिनट में 60 सेकंड का विलंब हो रहा है। क्या मतलब है इसका, यानी कि 20 मिनट जब ट्रेन चलती है तो तब 1 मिनट का विलंब होता है। हमें कितनी देर का निकालना है, हमें निकालना है भैया 57 मिनट का। तो अब इसकी 57 से गुणा कर दो, और इधर 57 से गुणा कर दो 20 मिनट की, तो गुणा करोगे तो 0 2 14 और 2 पंचे 10 1 11 1100
40 मिनट हो जाएंगे, यानी कि इतने मिनटों के बाद वह 57 मिनट का जैसे ही विलंब पूरा करेगी और 3 मिनट वह पहले से विलंब कर चुकी है, टोटल हो जाएगा 60 मिनट का विलंब गाड़ी को। यह अप्रोच रख के इस तरीके के क्वेश्चन सॉल्व किए जाते हैं और आंसर आ जाएगा आपका 1140। आगे बढ़ते हैं अब अगले प्रश्न पर। तो भाई डायरेक्शन वाले क्वेश्चन होते हैं, बहुत आसान होते हैं, जैसे जैसे बोलता जाए वैसे वैसे चलते जाओ। जैसे बोल रहा है कि मोहित अपने घर से पश्चिम की ओर जाता है, मान लो यह मोहित है, ठीक है, और मोहित पश्चिम की ओर जा रहा है, दिशा तो पता ही है ना पश्चिम दिशा कौन सी है, तो पश्चिम की ओर वह 15 किलोमीटर गया, फिर वह बाएं मुड़ता है। अब फेस आप समझिए, जिधर एरो है इधर ही फेस है मोहित का, और बायां कौन सा होगा, बोले अपने बाएं ओर पे, है ना, बाएं हाथ की ओर आपको अपने मुड़ जाना है और कितना चलना है, 20 किलोमीटर चलना है, ठीक है। आगे फिर कह रहा है, फिर वह पूर्व की ओर मुड़कर 25 किलोमीटर और चला, फिर वह किधर मुड़ जा रहा है, पूरब की ओर, पूरब दिशा में मुड़ेगा भाई, और पूरब दिशा की ओर 20 किलोमीटर जाएगा, ठीक, तो 20 किलोमीटर और चलता है। अंत में वह बाएं किलोमीटर मुड़कर फिर 20 किलोमीटर की दूरी तय करता है। क्योंकि यह भी 20 किलोमीटर की दूरी थी, तो यह भी 20 किलोमीटर की दूरी उसी लाइन पर आ जाएगा, और किधर जा रहा है, अपने बाईं ओर मुड़ता है, तो बाईं ओर जो है फेस के हिसाब से अब कौन सा हो जाएगा, बाएं हाथ पर अपने मोड़ देना है तुरंत। उसके फेस को समझते हुए चलना है कि मोहित का फेस किस ओर है, उसी आधार पर क्या किया करो, मोड़ दिया करो। मोड़ने में बिल्कुल आसानी नहीं होगी, अपने बाएं और दाएं हाथ के हिसाब से। अब जैसे ही मुड़ता है इधर 20 किलोमीटर जाएगा, तो बोले यहां तक की देखो दूरी कितनी है, 15 है, और यह 20 थी, तो यह कितनी हो जाएगी, 5 हो जाएगी दूरी। तो उस आधार पर यह भी दूरी कितनी रहेगी, 5 किलोमीटर रहेगी, है ना। तो बोल रहा है कि अब वह अपने घर से कितनी दूरी पर है, तो आपको बता देना है भाई 5 किलोमीटर की दूरी पर है। यह मोहित का घर था और यहां पर अभी वो खड़ा हुआ है, तो यह दूरी कितनी है, 5 किलोमीटर की दूरी है। चलिए फिर आगे बढ़े अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखते हैं कि रिक्त स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। अब आपको बताना है कि भाई यह अप्रोच जो लग रहा है यह कैसे लगाया जा रहा है। बहुत आसान है, 7 से शुरू किया आपने, यहां 18 दिखा, 40 दिखा, फिर 172। अब समझना है कि क्या मेथड लग रहा है, तो मल्टीपल मेथड पे ही ज्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, इसी अप्रोच के साथ ज्यादा बनाए गए हैं। जैसे 7 का 2 से देखो गुणा किया तो 14 और प्लस 4 दिया हुआ है, ठीक। 18 की 2 से गुणा करके प्लस 4 लगा रहा है, फिर 40 की भी 2 से गुणा करके प्लस 4, ऑप्शन है क्या, बोले 84 हमें दिख रहा है। क्या 84 की 2 से गुणा करके प्लस 4 दिया है, तब क्रॉस चेक हो जाएगा आपका। तो 84 से 2 की गुणा हुई तो 8 और 2 8 16 और प्लस 4 तो 172। क्या यही दिया है ऑप्शन में, बोले दिया है, तो क्रॉस चेक हो गया, आपका आंसर हो गया एकदम सही, 84 हो जाएगा इसका सही उत्तर। आगे बढ़े तो कह रहा है कि यह देखिए मैट्रिक्स बना हुआ है और इसमें कह रहा है किस प्रवृत्ति का अनुसरण कर रहा है। अब पंक्ति आपने देखी, इस पंक्ति और स्तंभ में हमें देखना है कि किसका अनुसरण कर रहा है। बड़ा टेढ़ा क्वेश्चन था ये, अच्छा दिमाग लगा गए होंगे, लेकिन ये बहुत छोड़ कर आ गए होंगे, क्योंकि इसमें क्या है, यूनिट डिजिट के बेस पे कर रहा है। कैसे, यहां जो तरीका अपनाया जा रहा है, हमें देखना है थोड़ा सा क्वेश्चन को गौर से। यहां 18, 20 और 26 दिया हुआ है, यह जस्ट 9 का डबल है, क्लियर। तो इतना अप्रोच हालांकि वहां लग नहीं पाता है, इतना प्रेशर रहता है, लेकिन यहां मैं समझा दे रहा हूं, इस तरीके से भी देखो आयोग बना सकता है क्वेश्चन, जो कि उसने बनाया है। ऊपर 26 दिया है, नीचे 13 दिख रहा है, तो जस्ट डबल दिया हुआ है। तो कुछ यूनिट डिजिट के रूप में, यूनिट डिजिट नहीं मतलब ऐड करके डिजिट को सिंगल डिजिट में बनाया है, कन्वर्ट किया, फिर यह मेथड लगाया है। कैसे, देखो 5 तो ऑलरेडी पहले सिंगल डिजिट है, 2 और 2 को सिंगल डिजिट करेंगे, दोनों को ऐड कर देंगे, कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। 5 और 4 जोड़ करके कितना लिखा गया है, 9 लिखा गया है, और 9 का जस्ट डबल ऊपर है। वैसे ही 5 और 6 को जोड़ेंगे, सिंगल डिजिट बदलेंगे तो 6 आ जाएगा, 5 और 1 को, और 4 और 0 को जोड़ेंगे तो 4 आएगा। 6 4 जोड़ करके कितना लिखा जाएगा, यहाँ 10, और 10 का ही क्या डबल लिखा हुआ है, 20 लिखा हुआ है। यही फॉलो किया गया है, देखो इसमें 2 26 26 लिखा है, 1 और 1 को जोड़ेंगे तो 2, और 8 और 3 को जोड़ेंगे तो 11 होता है, और 11 को फिर डबल डिजिट आ गया, दोनों को जोड़ेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ठीक है। 2 और 2 होता है कितना, 4, और 1 और 3 कितना होता है, 4, ठीक। यही सेम फॉलो किया गया है, बस उसको जोड़ते चले जाना है आपस में अंकों को, जब तक सिंगल डिजिट में ना मिल जाए। इस प्रोसेस को ही आपको अपनाना है, और देखो आपको आंसर मिल जाएगा। आगे बढ़े अगले प्रश्न पर, तो इस आधार पर आपका उत्तर हो जाएगा 10। आगे देखते हैं, अब 2016 वाला री एग्जाम था, उसके हमने 12 क्वेश्चन देख लिए। अब 2017 वाले पर आते हैं, जो आपका 2017 में पेपर हुआ था। देखो यह जो क्वेश्चन है, इसकी परिभाषा समझ में नहीं आई है, चलो इसको बाद में देख लेंगे। अब देखते हैं अगला,
एक बंदर है जो फिसलनदार 16 मीटर ऊंचे खंभे पर चढ़ता है। यहां वह 1 मिनट में 1 मीटर चढ़ रहा है और अगले ही मिनट 1/4 मीटर फिसल जा रहा है। तो पूछ रहा है कि खंभे की चोटी पर कब पहुंचेगा। देखो भाई, यह हो गया खंभा आपका 16 मीटर का। इस तरीके के प्रश्न को हल करने का अप्रोच समझा करो। देखो 1 मिनट में जा रहा है, वह 1 मीटर चढ़ रहा है, अगले ही मिनट क्या कर रहा है बेचारा, 1/4 गिर जा रहा है। तो यहां हमें समझ में आया, जो अप्रोच लगाया हमने, 2 मिनट में वह कितना चढ़ रहा है, 3/4, यानी कि 1 चढ़ा 1/4 गिर गया, फिसल गया नीचे। तो 2 मिनट पे यह पूरा प्रोसेस हो रहा है और 2 मिनट में वह कितना चढ़ पा रहा है, 3/4 चढ़ पा रहा है खंभे पे। चढ़ना कितना है उसको, 16 मीटर चढ़ना है। बोले 16 से जो जस्ट पहले यानी कि 15 मीटर पर जब वो चढ़ जाएगा, उसके बाद जैसे ही अगला मिनट आएगा, तुरंत 1 मीटर चढ़ के ऊंचाई पे पहुंच जाएगा। ठीक है, यहां अप्रोच समझना कैसे हल किया जाता है। देखो यार, 16 मीटर ऊंचा खंभा है, जैसे ही 15 मीटर पर चढ़ेगा बंदर, अगले ही मिनट पर क्या होगा, वह 16वें मीटर पर पहुंच जाएगा। फिर उसके नेक्स्ट वाले मीटर पर खिसकेगा ही क्यों, जब वो ऊंचाई पर पहुंच गया है। तो यहां जो अप्रोच होता है, उसके जस्ट 1 मिनट पहले देख लिया करो कि वह कितने मीटर, मतलब 15 मीटर जो है कितनी देर में चढ़ेगा। हमें यहां से 15 मीटर का निकाल लेना है। अब 2 मिनट आपका समझ लीजिए 3/4 चढ़ पा रहा है, 3/4 मीटर। अब यहां से 15 हमें निकालना है, तो भाई आप क्या करोगे, 20 से गुणा कर दो। क्यों 20 से गुणा हो रही है यहां समझना, चूंकि 20 से जब गुणा करोगे तो 4 से जब हम 20 को काटेंगे तो यहां आपका आ जाएगा 15 मीटर। ठीक है, 15 मीटर हमें बनाना है इसको, 3/4 को, तो 20 से गुणा करना है। तो यहां समझ में आया कि 40 मिनट उसको लगेगा जब वह 15 मिनट चढ़ेगा। फिर अगले ही मिनट यानी कि 41वें मिनट पर वह खंभे की ऊंचाई पर पहुंच चुका होगा। क्या ऑप्शन में कोई भी दिया हुआ है 41 मिनट, यहां 30 है, 36 है, 32 नहीं। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा, उपरोक्त में से कहीं कोई नहीं। और सही आंसर आपको बता दिया, हल करने का अप्रोच बता दिया। इस अप्रोच के साथ कोई क्वेश्चन आएगा, आपको जस्ट देखना है कि भैया बंदर 1 मिनट में 1 मीटर चढ़ जा रहा है, तो 1 मिनट पहले का हम निकाल लेंगे, अगले ही मिनट वो क्या करेगा, ऊंचाई पे पहुंच जाएगा। आगे बढ़ते हैं। एक चित्र को देखते हुए संजय बोलता है कि इसकी मां मेरे पिता के पुत्र की पत्नी है और मेरा कोई सगा भाई या बहन नहीं है। चलो इसको हल करते हैं। देखो कोई चित्र की तरफ देख रहा है, कौन, संजय, और कह रहा है इसकी मां, मतलब इसकी मां हमने बनाया और हमने क्या किया, मां के लिए जो फीमेल रहेगी उसके लिए नेगेटिव साइन रखना है और जो मेल रहेगा उसके लिए पॉजिटिव साइन रखना है। इससे हमें क्या है, रिलेशन पता करने में बहुत आसानी रहती है। तो बोल रहा है इसकी मां मेरे पिता के, इसकी मां जो है मेरे पिता के पुत्र की, ठीक है, तो कह रहा है इसके पिता के पुत्र की पत्नी है। क्लियर, तो इसका पिता कौन है, तो समझ में आ गया होगा कि इसके पिता के पुत्र की पत्नी है। तो इसका पिता और एक ऊपर जनरेशन में होगा जिसकी बात कर रहा होगा, और वह संजय कह रहा है उसकी यह जो है पुत्र की पत्नी है, यानी कि इसके पुत्र की यह पुत्र हो गया और उसकी यह पत्नी है। ठीक है, तो यह पॉजिटिव वाला हो जाएगा उसका पति। अब पति कह रहा है और साथ ही यह भी बता रहा है कि इसका कोई सगा भाई नहीं है। कहने का मतलब वह अपने बारे में ही बता रहा है। यहां समझना ध्यान से, ध्यान समझना, बड़ा कंफ्यूज करते हैं, है ना ये क्वेश्चन। कह रहा है कि जो आपका व्यक्ति है, वह जो फोटो है उसकी मां, उस फोटो वाले की मां जो है उसके पिता की, किसके पिता की, यही संजय के पिता की, संजय के पिता के पुत्र की। संजय के पिता का पुत्र कौन, वो खुद हो गया। क्यों खुद हो गया, क्योंकि आगे कह रहा है उसका कोई सगा भाई बहन है नहीं, यानी कि इसका इकलौता पुत्र है वह संजय खुद है, और संजय की ही पत्नी है ना, संजय की ही पत्नी है, उसी की बात कर रहा है वो। और वह फोटो कौन है, फोटो यानी कि उसका बेटा हो गया। तो वह चित्र वाला कौन हो गया, उसका बेटा हो गया। क्लियर तरीके से समझ में आया यहां से, क्योंकि यह इसकी मां है और जो संजय की बीवी है, और संजय और उसकी बीवी का ही पुत्र है फोटो वाला जिसकी तरफ संजय देख रहा था। इसी के बारे में बता रहा था कि इस फोटो वाले की मां उसके पिता के पुत्र की पत्नी है। क्लियर, तो सब कुछ देखो यहां इस फिगर से समझ में आ रहा होगा। और जैसे जैसे जनरेशन की बात करें उसी जनरेशन पर आपको फिगर बनाते हुए चलना है। आगे बढ़ते हैं। तो आपको पूछ रहा है कि लुप्त संख्या आपको बतानी है कि भैया यह जो आपका मेथड दिया है 6, 24, 60, 120, 210, अब इसमें आप जैसे ही मेथड लगाते हो तो कौन सा अप्रोच आप लगाते हो, इस तरीके के क्वेश्चन जब आप देखते हैं, जैसे ही आप देखोगे 6, 24, तो पहले जोड़ने का अप्रोच लगाओगे भाई, है ना। जैसे ही जोड़ने वाला अप्रोच आपका लगेगा तो आपको समझ में आएगा कि जोड़ लग सकता है, मल्टीपल भी लग सकता है ना, गुणा वाला भी लग या भाग वाला भी लग सकता है। लेकिन अब आपके दिमाग में जैसे ही वहां स्ट्राइक कर जाएगा, जो मेथड आपके दिमाग में वहां स्ट्राइक कर गया, तभी आप क्या कर पाओगे, लगा पाओगे इस प्रोसेस, इस मेथड को। अदरवाइज फिर आप भटकते रह जाओगे। कैसे लगेगा, स्क्वायर वाला यहां पर लगेगा, 6 × 4
24 इंटू 5 कुछ नहीं लग रहा है इसमें, सब लगा के देख लेना, कोई मेथड नहीं लगेगा। यहां स्क्वायर वाला अप्रोच लगाना है। 2 का स्क्वायर प्लस 2 कितना होता है? 6 होता है। 2 का क्यूब, 2 का स्क्वायर प्लस 2, चलो इसको भी लगाकर देख लेते हैं पहले, 6 होता है। और इस आधार पर 3 का स्क्वायर कितना होता है? 9 होता है। और प्लस आपका 2 तो नहीं लग रहा है भाई, ये भी काट दिया है ना। फिर आप कौन से मेथड पर बढ़ोगे? फिर हम बढ़ेंगे तो हम देख रहे हैं कि यार यह क्यूब का आसपास की डिजिट दिख रही हैं सारी की सारी। क्यूब तो आपको याद होने चाहिए। 2 का क्यूब कितना होता है? 8 होता है। 3 का क्यूब 27 होता है। 4 का क्यूब 64 होता है। 5 का क्यूब 125 होता है। 6 का क्यूब 216 होता है। तो हमने देखा कि क्यूब के आसपास ही ये डिजिट सारी दिख रही हैं। तो 2 का क्यूब कितना होता है? 8 होता है। और 8 से आपको 2 घटा देना है तो कितना आ जाएगा? 6 आ जाएगा। वैसे ही 3 का क्यूब 27 होता है और जिसका क्यूब है उसी को घटा देना है तो 24 हो जाएगा। और 4 का क्यूब कितना होता है? 64 होता है और जिसका क्यूब है उसी को घटा देना है तो 60 हो जाएगा। वैसे ही 5 का क्यूब 125 और जिसका क्यूब है उसी को घटाना है। वैसे यह 6 का क्यूब है। अब आंसर क्या हो जाएगा? 7 का क्यूब। 7 का क्यूब कितना होता है? 343 और घटाना कितना है? जिसका क्यूब है 7 घटाना है तो 336 आपका सही आंसर हो जाएगा। क्लियर? तो अप्रोच समझ में आई कि किस मेथड को यहां पर फॉलो किया जा रहा है। ठीक है, आगे बढ़े। अब हम आगे बढ़ते हैं तो यह देखो लुप्त संख्या पूछ रहा है क्या होगी। तो यहां देखते हैं कि स्तंभ में क्या क्या मेथड लगाया गया है। 9, 8 और 7 क्या समझ में आ रहा है? देखो कोई इस तरीके का मेथड तो लग नहीं रहा, ऊपर वाले जोड़ के नीचे दिया वो नहीं, फिर आप कैसे सोचोगे? तो एक हमें समझ में आ रहा है तरीका, 9 और 7 को जोड़ दिया गया है। बोले 9 और 7 कितना होता है? 16 होता है। 9 और 7 कितना होता है? 16 होता है। और 16 का आधा लिखा गया है बीच में, 8 जो है 16 का आधा दिख रहा है। वैसे ही 6 और 4 को जोड़कर कितना होता है? 10 और 10 का आधा लिखा है बीच में, है ना। और वैसे ही 20 और किसको जोड़े कि आधा हो जाए? 12। तो 20 और 4 होता है 24, 24 का आधा होता है 12। तो इसी मेथड को अपनाया गया है और ऐसे ही मेथड पर भी आपके क्वेश्चन देखो बनते हैं एग्जाम में, तो तैयार रहना है ना इस अप्रोच के साथ भी हल करने के लिए। आगे बढ़ते हैं तो डायरेक्शन वाला आ गया। देखो जैसे जैसे बोलता जाए वैसे वैसे करते जाओ। राम 1 किलोमीटर क्या कर रहा है? पूरब की दिशा में जा रहा है। बोले ठीक है, 1 किलोमीटर गया पूरब की दिशा में। वहां से चलकर वह दक्षिण की ओर 5 किलोमीटर जाता है। बोले ठीक है, दक्षिण की दिशा में 5 किलोमीटर चला दिया इसको। फिर क्या कर रहा है? फिर कह रहा है वहां से पूरब दिशा में चल करके अंत में 9 किलोमीटर, वहां से कितना चला? पहले 2 किलोमीटर हमने पूरब दिशा में इसको चलाया। फिर अंत में कह रहा है कि वह 9 किलोमीटर उत्तर की दिशा में चलता है। अब हम उत्तर की दिशा में इसको चला रहे हैं 9 किलोमीटर, तो यहां तक तो वो चल जाएगा 5 किलोमीटर। तो ऊपर कितना चला होगा? 4 किलोमीटर। और यह हो गया आपका 5 किलो, यह होगा आपका 2 किलोमीटर। यह भी डिस्टेंस होगी क्योंकि नीचे देखो यह 2 किलोमीटर की है। अब यहां से हमने निकाल ली यह डिस्टेंस 2 किलोमीटर की है और यह 1 किलोमीटर की डिस्टेंस है। प्रारंभिक बिंदु उसका यह था, इनिशियल पॉइंट, और अभी के समय वह कहां पर है? यहां पर मौजूद है। तो यह टोटल कितनी डिस्टेंस है? टोटल हो गई अब 3 की। और यह ऊपर वाली कितनी है? 4 की है। यहां ट्रिपलेट देखो बन रहा है 3, 4 और 5 का, यानी कि यह अगर आपको दूरी पूछी जा रही है प्रारंभिक बिंदु से तो ट्रिपलेट आपका देखो बन रहा है 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर कितना होता है? बोले 5 का स्क्वायर होता है भैया। तो 5 किलोमीटर हो गई यह दूरी। क्लियर? तो यह दूरी आप निकाल लेनी है यह ट्रिपलेट के माध्यम से। आगे बढ़ते हैं तो कह रहा है कुछ संत शहीद थे, सत्य है। तो तर्क वाक्य, कुछ शहीद असंत नहीं थे। असंत नहीं मतलब कि संत थे। बोले भाई चलो हम एक ही फिगर से भी समझ में आ जाएगा। कुछ संत, यह संत हो गए और यह शहीद हो गए। कुछ संत कह रहा है अगर शहीद थे तो क्या कुछ जो शहीद थे वह असंत नहीं थे? मतलब क्या संत थे? बोले हाँ बिल्कुल थे। यह जो बीच में कॉमन आ रहे हैं इसमें कुछ ऐसे भी तो शहीद थे जो संत थे। क्लियर? तो इस आधार पर यह भी सत्य हो जाएगा। जो अनुमान लगाया गया है यह अनुमान भी बिल्कुल आपका सत्य रहेगा। एक ही फिगर से आपको समझ में आ गया होगा। हालांकि जितने फिगर बनेंगे सभी में यह सही निकलेगा। अब आते हैं सिस्टर और कार को क्रमशः लिखा गया है 2, 1, 3, 4, 5। समझ लेना इसको कैसे यह अप्रोच के साथ क्वेश्चन बनाए जाते हैं। अब सिस्टर को लिखा गया है यहां पर 2, 1, 2, 3, 4, 5 और कार को लिखा गया है यहां पर 7, 6, 5। फिर पूछ रहा है आपको बताना है 6, 5, 5, 4, 2, 3 इसको कैसे लिखा जाएगा। हमें कुछ नहीं पता चल रहा है। यहां आप ये मत सोचना कि प्लेस वैल्यू लिख करके और वहां को लिखा जाएगा, क्योंकि एस की प्लेस वैल्यू कितनी होती है? एस की होती है भैया 19। 19 के आधार पर तो कुछ यहां दिख नहीं रहा है, तो कोई दूसरा मेथड अपनाया गया है? बोले हाँ, ध्यान से देखो यहां दोनों में कॉमन क्या दिख रहा है? बोले आर दिख रहा है। आर आर है दोनों में कॉमन, और तो कुछ दिख नहीं रहा है। आर जब कॉमन दिख रहा है तो इसकी जो लिए जो डिजिट यूज की गई है वह 5 है। यहां भी आर के लिए क्या है? 5 है। बोले अच्छा, मतलब यहां हमें निकाल लेना है कि जो अल्फाबेट के लिए जो वैल्यू यूज की गई है वही यहां भी यूज की जाएगी। जैसे 5 किसके लिए है?
5 है भैया आर के लिए, तो यहां भी आर आएगा और यहां भी आर आएगा। 6 है यहां पर, बोले है 6, 6 किसके लिए है, ए के लिए है, बोले ए के लिए आएगी 6। ऐसा कोई ऑप्शन आपको दिखा, बोले हाँ ARREST। चाहे तो आगे पूरा कर लेना, नहीं तो देखना 4 देखना किसके लिए है, देखो 4 है ई के लिए, बोले है ई के लिए तो ई आ जाएगा। और 2 किसके लिए है, बोले 2 एस के लिए है तो एस आ जाएगा। 3 किसके लिए है, बोले 3 आपका टी के लिए है, तो अरेस्ट आ गया पूरा। हल कर लिया करो, नहीं तो ARR तक ही आपको अगर ऑप्शन कोई दिख गया तो बस है ना, ये सारे कट जाएंगे, सीधे आंसर पर पहुंचना है अपने। आगे बढ़े तो आगे देखो, आपको जो क्वेश्चन दिखा यहां पूछ रहा है कितने वर्ग उपस्थित रहेंगे। वही मेथड अपनाना है जैसे पीछे सिखाया था। देखो इसमें बहुत आसान है, कितने वर्ग होंगे ध्यान से देखते चलना जिस प्रोसेस को आपका अपनाया जाएगा। यह देखो क्वेश्चन बना हुआ है, हमने यहां पहले लिखे 1 2 3 1 2। अब सेम तो है नहीं, तो हमें लास्ट लास्ट वाला पकड़ना है। हमने इसका लास्ट पकड़ा, इसको लास्ट पकड़ा, उठाकर गुणा कर दी, कितना हुआ 8। इसका लास्ट पकड़ा और इसका लास्ट पकड़ा, स्तंभ का और पंक्ति का, इसको गुणा कर दिया तो 3। ये टोटल हो गए आपके 11। अब 11 आंसर मत मार के चले आना, आपको तुरंत क्या देखना है आपको इसके बाद यह 2 और दिख रहे होंगे, है ना, यह 2 आपको देखो अलग से और दिख रहे होंगे जो आपके वर्ग बन रहे होंगे, तो इन दोनों को भी आपको जोड़ देना है, तो टोटल हो जाएंगे आपके 13। क्योंकि इस वाले फिगर का हमें निकालना आता है कितने बनेंगे वर्ग, और यह 2 आपके एक्स्ट्रा जो अंदर बनाए गए हैं इन दोनों को उठाकर आपको क्या कर देना है, ऐड कर देना है, बस आपका आंसर हो जाएगा तुरंत। चलिए फिर आगे बढ़े, आगे देखते हैं। स्कूल की घंटी यदि 8 बार बजती है तो 14 सेकंड का समय लेती है, और इसे 4 बार बजने में कितना समय लगेगा। आप क्या करोगे, बिल्कुल एकदम, अरे इतना हल्का क्वेश्चन पूछ दिया, ये लो 8 बार बज रही है तो 14 सेकंड ले रही है, उसके जस्ट आधी बार बज रही है तो भैया आधा सेकंड लेगी, कितना लेगी 7 सेकंड लेगी, लगाकर आगे बढ़ गए, आपको मिल जाएगा 0। ठीक, क्योंकि इसका आंसर 7 सेकंड नहीं है। अभी समझते हैं कि इसको कैसे हल किया जाता है। देखो 8 बार घंटी बज रही है तो हमें तुरंत बना देना है, अपनी कॉपी पेन उठाना है, तुरंत 8 बनाना है जो घंटी बज रही है। 1 2 3 4 5 6 7 8 इस तरीके से बजेगी। यह बजी पहली घंटी, यह दूसरी बार बजी, तीसरी बार बजी, चौथी बार, पांचवी, छठी, सातवीं, 8 बार बजी। अब पहली बार जो घंटी बजती है उसको हम ध्यान नहीं देते हैं, उस बेस पर आप आंसर मार के चले आओगे तुरंत आधा करके। ठीक है, अब इसमें गैप कितने हैं, हमने देखा कि गैप जो हो रहा है वो भैया 7 ही गैप हो रहे हैं। ध्यान से देखो 7 गैप हो रहे हैं कि नहीं, 1 2 3 4 5 6 7। 7 इसलिए हो रहे हैं कि पहली बार जो बज रही है उसके पहले कोई गैप थोड़ी है, सीधे बजना शुरू हो जाती पहली बार में, तो 7 गैप हो रहे हैं। चूंकि सेकंड कितने लग रहे हैं, 14 लग रहे हैं, तो हर गैप पे 2 सेकंड का समय लग रहा है। यहां हमने 7 गैप पे लग रहा है 14 का, तो एक गैप पे लगेगा 7 सेकंड का। हमने यहां से जानने की कोशिश की तो भैया एक गैप पर लग रहा है 2 सेकंड का समय, यानी कि 2 सेकंड का अंतराल के बाद ही दूसरी बार घंटी बजती है। बहुत आसानी से समझ लिया इसको। अब बोल रहा है 4 बार जब घंटी बजेगी तो कितना समय लगेगा, तो यानी कि 4 बार यहां तक हम पहुंचे, और यहां तक गैप कितने आएंगे, बोले 1 कम आएगा गैप, यानी कि 3 आएंगे गैप। क्लियर, और हर गैप पर कितना समय लग रहा है, 2 सेकंड का, तो 3 गैप पर कितने का समय लगेगा, 6 सेकंड का समय लगेगा। तो सही आंसर होगा आपका 6 सेकंड। आगे बढ़ें तो आगे प्रश्न है भाई, क्वेश्चन है थोड़ा लंबा लेकिन बहुत आसान है। देखो कैसे क्वेश्चन जैसे जैसे बोलता जाए वैसे वैसे समझते चले जाना, हमें लिखना कैसे है। ए बी से लंबा है, बोले ए बी से लंबा है तो ए को हम ऊपर रखेंगे, ठीक है, जो लंबा होगा। अब फिर कह रहा है सी जितना लंबा नहीं है, लेकिन कह रहा है भैया सी जितना लंबा नहीं है, तो हमें समझ में आ गया कि सी कहां पर आएगा, सी जो है ऊपर आएगा कहीं पर। कहां आएगा अभी हम देख लेते हैं। अब कह रहा है डी जो है वह ई से लंबा है, अभी ना हमें डी पता है ना हमें ई पता है, परंतु बी जितना लंबा नहीं है। हमें क्लियर तरीके से यहां समझ में आ गया कि डी जो होगा वह भैया बी से छोटा होगा लेकिन ई से लंबा होगा, क्योंकि कह रहा है कि डी जो है बी जितना लंबा नहीं है, इसका मतलब बी के नीचे ही रहेगा। तो समझ में आया यहां से। अब आगे बढ़े तो पता चला ई एफ से लंबा है, बोले ई जो है भैया एफ से लंबा है। अब सी तो ऊपर ही कहीं ना कहीं रहेगा, ठीक है। अब आ गए ई जो है एफ से लंबा है, एफ यानी कि और नीचे आ गया। तो यहां जो आपका क्वेश्चन है तो समझ में आया ई एफ से लंबा है, परंतु डी जितना लंबा नहीं है। तो डी जितना तो स्वाभाविक बात सी लंबा नहीं है, डी तो ऊपर ही है। क्वेश्चन पूछा कि इन सब में कौन सबसे अधिक लंबा है, तो बताओ भैया सबसे ऊपर कौन है, बोले सबसे ऊपर है सी महोदय। तो सबसे लंबे कौन हो गए, सी महोदय। कुछ क्या टफ लगा आपको, जैसे जैसे उसने बोला वैसे वैसे बस आपको बनाते समय रीजनिंग में इसी मेथड को ही अपनाना है। आगे बढ़े, आगे बढ़े तो अभी पता चला कि सीरीज पर यह भी है, अल्फाबेटिकल सीरीज पर है। आपको बताना है कि अगला आपका अक्षर क्या होगा। देखो यहां पर 2 होता है, प्लेस वैल्यू लिखनी है। डी की क्या होती है, 4 होती है। जी की 7 होती है। के की क्या होती है, के की आपकी 11 होती है, ठीक है। और पी की क्या होती है, 16 होती है।
अब यहां आपको निकालना है कि इन दोनों में रिलेशन इन सब में क्या आ रहा है। तो 2 + 2 आ रहा है, 4 + 3 आ रहा है, 7 + 4 आ रहा है, 11 + 5 आ रहा है, तो 16 + 6 आ जाएगा। तो 22 आपको बताना है भैया किसका होता है। अब 22 होता है भाई u, और u का होता है 21 और 22 होता है v का। ठीक, आंसर क्या हो जाएगा आपका v। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। a b का भाई है। देखो यार, a जो है b का भाई है, हम जैसे जैसे बताएं वैसे वैसे ही आपको बनाना भी है। तो a पर प्लस क्यों लिखा है, क्योंकि a का जेंडर पता है हमें, भाई है। अब आगे कह रहा है c a का पिता है। C जो है वह A का पिता है, तो ऊपर एक जनरेशन होगा, बोले हाँ होगा, तो C पर भी प्लस लगाना है। ठीक, अभी B का नहीं पता है यार हमें कि ये भैया मेल है कि फीमेल है, तो इस पर अभी ना प्लस लगाएंगे ना हम माइनस लगाएंगे। फिर कह रहा है D E का भाई है। अब D जो है वह E का भाई है, अभी ना हमें D कहीं दिख रहा है ना E दिख रहा है, और लेकिन अगली लाइन से पता चला कि E जो है इसको भी छोड़ देना है। ठीक, जिसको छोड़ो उसको सर्किल कर लिया करो। E जो है B की पुत्री है, ई जो है यहां पता चला बी की भैया पुत्री है, और अब पीछे वाला देखो यूज हो जाएगा। डी कौन है, डी जो है ई का भाई है, तो सेम जनरेशन में होंगे, और यहां प्लस लगाया, ई पर माइनस लगाया, क्योंकि यह क्या है, बी की पुत्री है। तब कह रहा है कि डी का बताना है आपको चाचा कौन है। तो बताओ यार डी का चाचा कौन है। देखो यहां चाचा पूछ रहा है, ठीक, इंग्लिश में यहां अंकल दिया हुआ था, तो अंकल में आपका मामा भी आ जाता है और चाचा भी आ जाता है। यहां प्रश्न समझने की कोशिश करना, यह चाहे मेल हो चाहे फीमेल। जब यह फीमेल होगा तो बताओ भैया, आप जब आपकी यह डी मान लो आप हो, और आपकी मम्मी के भाई आपके कौन हुए, बोले मामा हुए। और यहाँ डी में मान लो आप हो और आपके यह पापा हैं, मान लो यह बी है ना, मेल फीमेल क्लियर तो है नहीं। अब यहाँ अगर पापा हैं और पापा के भाई आपके कौन हुए, बोले भाई हुए भैया चाचा। तो डी का या तो या मामा होगा ए, या तो होगा चाचा। चूंकि अंकल कह रहा था तो आपको बता देना है कि डी का चाचा कौन है, डी का चाचा ए है। क्लियर। और चाचा तभी आप बता सकते थे जब आपको बी का पता हो कि यह आपके कौन है, यह आपके पिताजी हैं, है ना। हिंदी में तब यह प्रश्न सही होता, लेकिन इंग्लिश भी आपको पढ़ देना है जो भी आपका दिया हो। चलो फिर आपको अगला क्वेश्चन देखते हैं कि दिए गए अनुक्रम में क्वेश्चन मार्क की जगह बताना है क्या आना चाहिए। देखो बहुत आसान है, ए डी जी, ठीक है, ए डी जी जी जे एम एम पी एस। समझो यहां पर बहुत आसान तरीका अपनाया गया है, उंगलियों पर जोड़ लिया करो, ए बी सी डी, ठीक है, कितने का, या फिर प्लेस वैल्यू सबसे बढ़िया रहता है। ए की प्लेस वैल्यू कितनी होती है 1, और डी की कितनी होती है 4, और जी की होती है 7, और 7 इसकी होती है, और जे की होती है 10, और इसकी होती है 13। तो गैप कितने कितने का आ रहा है, 3-3 का गैप आ रहा है। हमें यहां से सीक्वेंस दिखाई दिया, 1 + 3 4 + 3 7 + 3 10 + 3। ऐसे ही आप समझिए कि एम की कितनी होती है, एम की होती है 13, और P की होती है 16, और S की होती है आपकी 19। यह भैया प्लेस वैल्यू याद कर लेना, और नहीं याद करना तो A से लेकर Z तक आपको उसी आधार पर लिखना है, और तुरंत देख देख के आपको यहां लिख देना है ना। जैसे मुझे याद है, लेकिन आपको क्या करना है, सबकी देख देख के लिख लेना है। अब आगे बढ़ेंगे तो हम कहां से शुरू करेंगे, शुरू देखो लास्ट डिजिट से ही हो रहा है, अगले डिजिट का प्रारंभिक डिजिट बन जाता है, तो S से ही शुरू करना है। 19 और 22 और 25 ये आपके आंसर होंगे। तो 19 होता है भैया किसका, S का, 25 होता है 22 होता है आपका V का, और 25 होता है Y का। SVY आपका आंसर है, C देखो हो गया इसका सही उत्तर। आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं कि इस चित्र में कौन सी संख्या है। अब समझो यहां पर देखो, यह जो फिगर दिया है और बीच में जो आपकी वैल्यू दी हुई है, यह निकालनी है कि कैसे आई है, और लास्ट वाले में आपको बताना है। चूंकि आप पहले के दो अगर फिगर में बता दोगे कैसे आया, क्या रिलेशन लगा है, तो आगे आंसर निकालना बहुत आसान हो जाएगा। कैसे निकाली गई है वैल्यू, यहां समझते हैं। पहले गुणा भाग जोड़ सब कर लोगे, तो 5 × 3 = 15, 15 × 60 कुछ नहीं मिल रहा है, 5 × 3 = 8, 8 और चौको 32 कुछ नहीं मिला है ना, प्लस माइनस गुणा करके सब देख लिया, नहीं मिला। फिर एक तरीका हम अपनाते हैं, स्क्वायर वाले पर आते हैं। ठीक, स्क्वायर और क्यूब पर फिर इसके बाद आया करो। अब स्क्वायर पर आए तो 5 का स्क्वायर कितना होता है, बोले 25 होता है, और 3 का स्क्वायर कितना होता है, बोले 9 होता है। अब 5 का स्क्वायर और 3 का स्क्वायर, 25 और 9 हो जाएगा 34, 34 और 4 का स्क्वायर होता है 16। ठीक है, अब यह 4 का स्क्वायर क्या करना है, माइनस कर दो, क्योंकि 34 से जैसे ही आप 16 माइनस करोगे तो हमें 18 मिल जाएगा। यही मेथड आप देखते हैं यहां अपनाएंगे, क्या मिल रहा है, 7 का स्क्वायर बोले 49, 5 का स्क्वायर 25, और 25 और 49 जब ऐड करोगे तो आपको मिलेगा 74, और 74 में से जैसे ही 3 का स्क्वायर घटाओगे, यानी कि 9 को घटाओगे तो 65 मिल जाएगा। बोले हाँ मेथड काम कर रहा है। यही यहां लगाओ, 81 और 36 को जोड़ो पहले, तो आपको मिल गया 117। 117 में 3 का स्क्वायर घटा देना है तो आपको आंसर मिल जाएगा भैया 108। क्या आंसर है आपका, 108। अप्रोच समझ में आ गई होगी क्या लगी है इसमें। ठीक,
अब आते हैं लास्ट जो आपका पेपर बचा 2016 वाला, जो प्री एग्जाम हुआ था, जो निरस्त हो गया था, उसके बाद जो निरस्त होकर दोबारा हुआ था, तब आपके रीजनिंग के 12 ही प्रश्न आने लगे हैं। पहले देखो इस पेपर में 15 आते थे, यहां समझ में आ जाएगा। और इसके बाद आपके लगभग 50 प्लस यार रीजनिंग के क्वेश्चन हल करा दिए हैं, और सभी में आपको अप्रोच बताया गया, किस अप्रोच के साथ। कैलेंडर वाले क्वेश्चन गलत होते हैं उसको लेकर के कोड बता दिया गया, वो हल कर लेना। ट्रायंगल वाले और वर्ग वाले जो काउंटिंग फिगर वाले आते हैं उससे बाहर नहीं जाता है, आयोग बहुत आसान पूछता है काउंटिंग फिगर पर जो भी क्वेश्चन पूछता है। आगे बढ़ते हैं तो अक्षर श्रेणी में बताना है लुप्त अक्षर कौन सा है। देखो यह सीरीज जो बनती है इसको समझते हैं कैसे बनाई जाती है। आपको टोटल पहले यहां पर नंबर काउंट किया करो कितने अल्फाबेट्स हैं। तो अल्फाबेट्स यहां पता चला 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, टोटल आपके 12 अल्फाबेट्स मिल रहे हैं। या तो एक काम किया करो, इसको 4 4 में तोड़ करके इसको सीरीज को बना दिया करो, या सीरीज एक बनती है इसमें 3 3 के टुकड़ों में टूट कर बन रही है, ठीक है। पहले 4 4 पर जाया करो, फिर आप क्या करोगे, फिर इसको देखिए ए बी फिर डैश 3 3 की सीरीज बना दो, ठीक है। 3 3 के भी 4 टुकड़े बन जाएंगे और 4 4 के आपके 3 टुकड़े बनेंगे। अब पहले 4 4 वाली में हम सेट करने की कोशिश करते हैं कि क्या अप्रोच लेकर के हमें फिलिंग करनी होती है, समझते हैं पहले। देखो हमें यहां पर देखने को जो मिल रहा है, इनिशियल आप देखो जो 4 टुकड़े 3 टुकड़े बनाए उसमें इनिशियल अल्फाबेट आपका ए है, शुरुआती अल्फाबेट यहां भी ए है, यहां भी शुरुआती अल्फाबेट आपका ए है, तो यहां भी आपका शुरुआती अल्फाबेट क्या आना चाहिए, बोले ए भरकर चलो हम देख लेते हैं, भर दिया हमने भाई। और लास्ट जो अल्फाबेट मिल रहा है हमें बी मिल रहा है, सेकंड वाले में थर्ड वाले में बी मिल रहा है, तो यहां भी हम भर लेते हैं भाई बी को। अब हमें 2 डिजिट मिल गई, उसको हम भर लेते हैं पहले। यहां वाली बी मिली और फिर हमने देखो बाद में दूसरे वाले में जो 2 गैप हैं अभी वहां नहीं मिली है, तीसरे वाले में जो गैप है यहां पर हमको मिल चुकी है ए, क्लियर। अब इस आधार पर हमें कितना मिल चुका है, तो पहले हमको बी मिला, ठीक है, उसके बाद हमें यहां पर ए मिला, इतना भर लिया। अब आते हैं दूसरी डिजिट है बी, चलो फिर यहां पर भी हम भरते हैं बी को, ठीक। तो बी को हमें दूसरी वाली में भरना है और तीसरी वाली में भी हम बी को भर देंगे, ठीक। तो इतना हमें मिल चुका है। अब आपको क्या करना है, ऑप्शंस पे जाना है, ऑप्शंस पे देखना है दूसरे नंबर पे बी कहां कहां मिल रहा है। दूसरे नंबर पे बी इसमें मिल रहा है, तो ये 2 आपको कट कर देने हैं। अब शुरुआती डिजिट देखते हैं, शुरुआती डिजिट क्या है आपका, थर्ड वैल्यू कौन सी है। थर्ड आपको कहां मिल रही है, थर्ड वाले में मिल रही है सी, तो भर देते हैं भाई सी को। अब सी भरा तो जैसे ही सी भरा तो ये तो मिल रहा है, यहां ए हो गया, ये हो गया गलत आपका, ठीक। तो कहां आपका आंसर दिखाई दे रहा है, इसमें दिखाई दे रहा है। पूरे भर के देखो क्या सही एकदम बन रहा है, तो सी बी बी आपका क्या हुआ, थोड़ा सा साफ करते हैं हम इसको, तो सी यहां मिला और बी आपका लास्ट वाला मिला। अब यहां दूसरे नंबर पर कौन सा है, बी है, तीसरे पर कौन सा है भाई, सी है, तो यहां तीसरे पर आपका सी है, तो चौथा होना चाहिए सी, तो सी बी बी सी ए बी है क्या, सी बी बी सी ए बी, बोले हाँ है। तो इस अप्रोच के साथ ही आपको ये फिलिंग वाले जो होते हैं क्वेश्चंस ऐसे ही हल करने होते हैं। क्या क्या करो, पहले पहला आखिरी मिलाया करो, फिर आपको सेकंड प्लेस पर वैल्यू देखा करो, और हर जगह पर अगर सेम हुआ करे तो यह प्रोसेस आप अपना सकते हो। कहीं कहीं पर क्या होता है, जैसे 2 ए होंगे उसके बीच में एक अल्फाबेट भर रहा होगा, दूसरे वाले में 2 बी के बीच में एक अल्फाबेट भरा जा रहा होगा, तो यह भी अप्रोच देखा करो। अलग अलग मेथड लग सकते हैं लेकिन आपको तोड़ना ऐसे ही है, पहले जो बड़े टुकड़े बन सके उसमें तोड़ो, नहीं बड़े टुकड़ों में मिले आंसर तो फिर 3 टुकड़ों में तोड़ कर किया करो, ठीक है। आगे बढ़े, अगला देखो क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है आपका, अगला प्रश्न है सिक्सटर को कूट में 2122345 लिखा गया है, एआरसी को 658 लिखा गया है, तो अरेस्ट का कूट क्या होगा, वही मेथड है जो देखो बताया है आपको। आर के लिए क्या प्रयोग हुआ है भाई, 5 प्रयोग हुआ है, हैं? और वैसे ही यहां देखो आर के लिए आपको तुरंत बताना है 5 5 2 जगह पर प्रयोग हो रहा है। फिर यहां ए के लिए क्या प्रयोग हुआ है, तो इस वाले ए से पता चला 6 प्रयोग हुआ है, तो अरेस्ट वाले ए के लिए देखो 6 प्रयोग हो रहा है, तो इस आधार पर तो तीनों ही आपके ऑप्शंस, चारों ही ऑप्शंस 655 हैं। फिर जो चौथा आएगा ई शब्द का हमें देखना है, ई के लिए आ रहा है आपका 4, ठीक है। तो ई के लिए जब 4 आ रहा है तो 4 वाले आपके केवल यही 2 बचे और ये हो गए आपके कैंसिल, ठीक। तो एस के लिए अब ढूंढ लो तुरंत, एस के लिए कितना आ रहा है, एस के लिए 2 आ रहा है, तो एस के लिए जब भैया 2 आएगा तो 4 के बाद कहां 2 है, इसमें 2 है, ठीक। तो ये हो जाएगा आपका आंसर। आगे बढ़ते हैं, तो ये तो पीछे करा चुके हैं इसीलिए रिपीट हुआ है सेम क्वेश्चन। देखो अब देखो ये आ गया आपका लुप्त संख्या, यहां पर ढूंढनी है। इस तरीके के जो प्रश्न होते हैं इसमें बहुत घुमाता है, एकदम सीधा सीधा जोड़ घटाना वाला आ जाएगा, मल्टीपल करके +2 करना हो, 1 करना हो, -1 -2 करना हो, गुणा करना हो, स्क्वायर करना हो, चलो वो भी हो जाते हैं, लेकिन बहुत टेढ़ा करेगा तो फिर समझ नहीं आएगा। जैसे यह क्वेश्चन देखो बहुत टेढ़ा है, इसमें क्या किया है उसने, ना तो पंक्ति के आधार पर किया है ना, और ना ही स्तंभ के आधार पर किया है। किया क्या है फिर उसने,
देखो कैसे उसने सांप की तरह घुमाया है आपको। 2 पे +1 करके कितना 3 है, 3 पर +2 5 होता है, 5 पर +3 8 होता है, 8 पर +4 12, 12 + 5 17 + 6 और 23 + 7, तो यहां होगा भैया 30। समझे कि नहीं, सांप बना दिया आपको पूरा ऐसे, ठीक है। और यही सीरीज लगी है इसमें, इसके अलावा कोई मेथड नहीं है दूसरा, और इसी मेथड पर आपका आंसर हो जाएगा 30, ठीक। ढूंढते रहो आप पंक्ति और स्तंभ में, छोड़ना पड़ेगा, अगर आ गया दिमाग में तो ठीक है। अब इस टाइप से अगर वो घुमाएगा सांप की तरह, तो कम से कम यहाँ जो अप्रोच बताया गया अब याद तो रहेगा एग्जाम में आपको। आगे बढ़ते हैं, तो अब ये देखो P बाएं से 10वें पर है, Q दाएं से 12वें पर खड़ा हुआ है। P और Q अपने स्थान को बदल दें तो P बाएं से 18वें पर हो जाता है। फिर बताना है कि P और Q के अतिरिक्त पंक्ति में यानी कितने व्यक्तियों की संख्या है। बहुत आसान होता है, ध्यान से सुनना कैसे इसको लगाया जाता है। देखो जैसे जैसे बोला करे क्वेश्चन, बस वैसे आप पेन चला दिया करो। जैसे P कह रहा है बाईं ओर से 10वें स्थान पर है, तो भैया आपको बताना है यह देखो होता है बाएं छोर से, और इधर से होता है आपका यह दाएं छोर से, ठीक। अब बताना है P जो है बाएं छोर से 10वें स्थान पर है। बोले P का स्थान जब 10वां है तो इसके इधर और कितने लोग होंगे, बोले 9 लोग होंगे। होंगे कि नहीं होंगे, ध्यान से सुनते चलना। हाँ बिल्कुल होंगे 9 लोग। और Q का स्थान क्या है, बोले Q जो है दाईं ओर से 12वें स्थान पर है। बोले Q तो खुद 12वें स्थान पर है, तो इसके इधर और कितने लड़के होंगे, बोले 11 लड़के होंगे। इतना हमें पता चला इन एक लाइन से ही। फिर कह रहा है P और Q स्थान बदल देते हैं, यानी कि P आ जाता है अब यहां पर और Q आ जाता है अब यहां पर, ठीक है। तो अब आगे कह रहा है दोनों ने स्थान बदल दिया, अब P बाईं ओर से 18वें स्थान पर हो गया। अब भैया P का स्थान जो हो गया है 18। अब 18 हो गया तो इधर कितने लड़के होंगे, इधर 17 होंगे। 17 में से 9 ये थे और एक P था, जहां अब Q आ चुका है, 10 ये हो गए। तो बीच में कितने हो गए, बोले 17 हैं टोटल लड़के इधर, तो 10 तक तो यहां तक हमने लड़के देख लिए, और बीच में आ गए अब आपके 7। तो टोटल तभी तो आपके निकल कर आएंगे 17 लड़के हैं। आसान है कि नहीं, देखो कितना, बस बहुत ढंग से बहुत क्लियर तरीके से समझते चलना बिल्कुल। तो बीच वाले लड़के जब आपको पता चल गए 7 हैं, और अब देखो इस फिगर में सब कुछ क्लियर हो गया होगा, क्योंकि आपको बताना है कि P और Q के अतिरिक्त पंक्ति में कितने हैं। अगर पूछे टोटल कितने थे, तो टोटल देखो समझते हैं, यहां पर यहां तक कितने हैं टोटल, P तक 10 थे, ठीक है। स्थान बदल गया लेकिन संख्या तो समझ में आ गई। तो यहां तक 10 थे, यहां तक 12 थे, तो टोटल देखो यहां तक 10 थे और यहां तक आपके 12 थे, और बीच में कितने थे, बीच में 7 थे। क्लियर, सभी को ऐड कर दो, आपको निकल के आ जाएगा टोटल कितने हैं। टोटल कितने हो जाएंगे, 12 10 22, और 22 और 7 कितना होता है, 29। बोले 29 होगा टोटल। लेकिन आंसर क्या लगाना है आपको, P और Q के अतिरिक्त पूछ रहा है, यानी कि P और Q को माइनस कर देना है, तो टोटल आपके हो जाएंगे व्यक्ति 27। सही आंसर हो जाएगा 27। इसी मेथड के साथ आप डिजिट चेंज करके भी देगा, तो आपको मेथड अप्रोच यही रखना है। क्लियर है। अब आगे अगला क्वेश्चन है ABZY CDWX EFVU, है ना। इसका कह रहा है अगला क्या होगा। देखो AB, यहां दो दो को पकड़ लो, बहुत आसानी से दिखाई देगा। A और B, आगे है C और D। क्लियर, जैसे EF है तो आगे हो जाएगा आपका G और H। देखो +1 करके ही दोनों दिया है कि नहीं दिया है, तो इसी आधार पर EF और GH आगे। फिर इधर देखो उल्टा चल रहा है, X से Y पर जा रहा है और W से आपका Z पर जा रहा है। या कैसे चलना है आपको यहां पर, तो U से आपका पीछे डिजिट पकड़ना है, तो Y का जस्ट एक पीछे का -1 करके दिया है, वह लास्ट में रहेगा। वैसे ही V का -1 करके V जो है आपका कहां पर, सॉरी S जो है कहां पर रहेगा, नहीं V में से आप U में से एक माइनस करोगे तो क्या आएगा, U से पहले क्या आता है, T आता है कि नहीं, तो T रहेगा आपका लास्ट में। और V से पहले क्या आता है, V से पहले आप लोग बताइए, चूंकि V से पहले नहीं, यहां पर सबसे बढ़िया तरीका है, देखो काटो इसको, दोबारा से करते हैं, ठीक। सबसे बढ़िया तरीका होता है प्लेस वैल्यू करके, बिल्कुल कंफ्यूजन भी नहीं होगा। प्लेस वैल्यू कैसे, यहां हमने A की लिखी 1 2, और Z की कितनी है 26, और Y की है 25, और C की है 3, और D की है 4, और W की कितनी होती है, बोले भैया W की होती है आपकी 23, और X की कितनी होती है 24। अब यहां समझते हैं, 1 2 3 4 एकदम सीधी सीरीज। वैसे ही E की 5 और F की आपकी 6, तो 5 6, और जैसे 1 2 3 4 सेम एकदम सीरीज में जा रहा है, वैसे 5 6 7 8, तो 7 8 वाला आपका होता है G और H। अब यहां जो फॉलो किया जा रहा है, समझिए 23 और 24, 26 और 25 से जा रहा है 23 24 पर, ठीक है। अब हम क्या करेंगे,
कितना माइनस हो रहा है, पहले वाला माइनस हो रहा है 3 और 25 से जा रहा है माइनस हो रहा है 1। तो भैया v की आपको लिख देनी है वैल्यू। v की कितनी होती है, v की आपकी हो जाएगी 22 और u की होती है 21 और 22 वाले से आपको पहले लिखना है -3। 22 वाले से -3 करोगे तो 19 होता है भाई, और 19 किसका होता है, s का होता है। और फिर u की है 21 और चूंकि यहां पर 25 से हो रहा था -1 तो 21 से -1 20t, तो GHST आपका आंसर आ गया। देखो प्लेस वैल्यू से आसान हो जाता है, बाकी फिर आप कंफ्यूजिया सकते हो, जैसे मैं अभी कंफ्यूजिया गया था। ठीक, आगे बढ़ते हैं। तो आगे देखो आपको लुप्त संख्या यहां पर निकालनी है। अब लुप्त संख्या में क्या अप्रोच लगेगी अभी समझते हैं। यहां पर देखो क्वेश्चन मार्क पर पूछ रहा है क्या आना है। ऑप्शंस आपने देखे 29, 37, 39 और 49। तो यहां समझ में आया हमें कि भाई यार यहां पर 3 से शुरू करना है, हमें सीरीज देखनी है क्या लग रही है, तब हम यहां आंसर तक पहुंच जाएंगे। 3 से अगर आपको कह दे शुरू करने के लिए तो आप कैसे जाओगे, पहले तो हम ऐसे नॉर्मल सा देखेंगे 3 × 1 + 2, 5 × 2 + 3। कुछ मेथड समझ में आ रहा है तो बोले 8 × चलो इसी आधार पर चलते हैं 3, नहीं आ रहा है भाई, गलत हो गया है ना। फिर आप क्या सोचोगे और क्या क्या तरीके हो सकते हैं इसको हल करने के। तो आपने देखा कि 3 × 2 है ना 6 होता है -1, ठीक है। 5 × 2 10 होता है -2, ठीक है, यह भी मिल रहा है। 8 × 2 -3 होना चाहिए, क्या 13 दिया है, बोले हाँ यार ये तो ठीक जा रही है। फिर 13 × 2 क्या होता है 26 -4 है ना। तो इधर हमने देखा सीरीज -1 -2 -3 -4 चल रही है, इधर × 2 में मल्टीपल चल रहा है। तो 22 का आंसर पहुंचना है तो 22 × 2 और यहां तक पहुंचते पहुंचते आपको कितना माइनस करना पड़ेगा 5, तो 44 - 5 आपका उत्तर आ जाएगा 39। ठीक है, तो यह होता है आपका अप्रोच हल करने का। अब आते हैं ए बी का भाई है, तो भाई कितने आसान है, आपको जितने भी आपके ब्लड रिलेशन वाले क्वेश्चन हैं बस सीधा सीधा आपको बनाना है। ए बी का भाई है तो ए कौन है, बी का भाई है, सेम जनरेशन की बात है। अब बी का अभी तो पता नहीं है लिंक क्या है, लेकिन जैसे अगली लाइन पढ़ोगे बी की पत्नी सी है, बोले बी की पत्नी भैया सी है, ये भाई है और ये एरो बनाया, बी की पत्नी सी है तो सी हो गई माइनस और बी हो गया पति और ये दोनों भाई भाई हो गए और ये हो गई भैया सी जो है पत्नी। एक ही लाइन में बनाना है, सेम जनरेशन की बात है। अब आगे आ गए ई ए की बेटी है, यहाँ ना ई, हाँ ई ए की बेटी आ रहा है तो भैया ई जो है ए की बेटी है, नीचे जनरेशन में हो जाएगी ना बेटी और इस पे माइनस बनाना है। फिर आगे डी जो है बी का पुत्र है, डी किसका पुत्र है, बी का पुत्र है। यहां आ गए हम डी पर, तो डी बी का पुत्र हो गया और ए और बी भाई भाई हैं। ठीक है, अब बात कर रहा है एफ जो है ई का भाई है। एफ कौन है, एफ यहां पर आ गया, एफ ई का भाई हो गया, इसको भी प्लस बनाना है। ठीक, आप साफ पेज पर बनाना, बहुत अच्छे से समझ में आएगा। फिर कह रहा है जी डी की बहन है, तो जी जो है आपकी डी की बहन है, यह माइनस बनाना है तुरंत। तो अब आपको निकालना है ए का, ए जी का क्या है, ए पूछ रहा है जी का क्या है, एक जनरेशन ऊपर है। ठीक है भाई, और ए जी का क्या है, तो जी जो है आपका बी का, बी की बेटी है, बिल्कुल है, तो बी की बेटी है और बी का भाई है ए। जैसे मान लो भाई आप जी हो, ठीक है, और आपको बताना है ए आपके क्या है, तो आप जी हो तो आपके पापा तो बी हैं और पापा के भाई आपके क्या होते हैं, बोले पापा के भाई हमारे चाचा होते हैं। आसान होता है निकालना कि नहीं, ए कौन है, बोले हाँ ठीक है भाई, ए हमारा क्या हो जाएगा, चाचा हो जाएगा। यहां देखो क्वेश्चन कह रहा है एक लड़के से कहा गया कि एक संख्या लेना है और एक संख्या के आधे को 6 से भाग देना है और फिर शेष आधे को 10 से भाग देना है और प्राप्त उत्तर को फिर उसके प्राप्त उत्तर को फिर जोड़ देना है। उसने समय बचाने के लिए क्या किया, संख्या को 1/2 6 + 10 से भाग दिया और उसका प्राप्त उत्तर कह रहा है वास्तविक उत्तर से कितना होगा। देखो यार 6 से भाग दिया जा रहा है, 10 से भाग दिया जा रहा है, तो आपको क्या करना है 6 10 का एलसीएम लेना है, 60 हो रहा है और इससे बड़ी डिजिट होगी तो ज्यादा आराम रहेगा। जैसे मान लो हमने 120 ले लिया जो दोनों से विभाजित होगी तो आपका सही बटे में वैल्यू नहीं आएगी, तो माननी जो होती है वो इस बेस पर मानी जाती है संख्या। 120 मानी और 120 को हमने 6 से भाग किया, उस संख्या के आधे को यानी कि 120 के आधे को तो वो 60 आएगा, उसको हमने 6 से भाग किया तो आपका 10 आता है। ठीक है, अब शेष आपका आधा कितना हुआ 60, अब 60 को हमने भाग दिया 6 से और शेष आधे को 10 से भाग देना है। शेष आधा कितना है, वो भी 60 है, इसको 10 से भाग दिया तो कितना आया 6 आया। क्लियर, इसको आधे को भाग दिया तो 6 आया
अब क्या है, इन दोनों को उठाकर जोड़ देना है, तो आपको मिला 16। लेकिन उसने क्या किया, जल्दबाजी में इस संख्या को 120 को ही उसने क्या किया है, 1/2 6 + 2 से भाग दे दिया है। 1/2 और 6 + 2 का मतलब होता है 16, तो 8 से हमने भाग किया और इसको काटा, 4 तियां 12, 4 दूनी 8 और 15। तो बोले भाई अब आ रहा है 15, और बोले 15 जो मिल रहा है, और पहले जब हमने दो प्रोसेस में यह मेथड किया था, तो बताओ यार वो प्राप्त उत्तर वास्तविक उत्तर से क्या होगा। बोले वास्तविक उत्तर से भैया हमें कम मिल रहा है। ठीक है, अब हमें 15 मिल रहा है, और पहले हम जब दोनों को अलग अलग निकाल कर जोड़ रहे थे तो हमें 16 मिल रहा था, तो सीधी सी बात है हमें कम मिल रहा है। और हल करने का तरीका क्या है, यह समझ में आ गया होगा। अगला जो प्रश्न बनाया गया है वह कह रहा है क्वेश्चन 1 सही 1/2, 11 सही 1/2, 1 1 1 सही 1/2, 1 1 1 1 सही 1/2 किसके बराबर होगा। देखो बहुत आसान होता है ऐसे क्वेश्चन निकालने। अब सही बटे करके इंटू करके करते रहो तो टाइम लग जाएगा और आपका दिमाग खराब हो जाएगा। सबसे बढ़िया तरीका क्या होता है, जैसे आपने क्या किया, ये जो सही बटे वाले हटा दिए और बाकी जो पूर्ण संख्या दी हुई है उनको उठाकर जोड़ना होता है। जैसे 1 1 1 को लिखा और फिर 3 डिजिट कौन सी है, 1 1 1, दूसरी 2 डिजिट 1 1, फिर सिंगल डिजिट, इनको उठाकर जोड़ दो। पहले इनको उठाकर जोड़ा तो यह 4 आया, 3 आया, 2 आया, 1 आया, कितना आया 1234। ये पूर्ण अंक जो हुए वो जोड़े। फिर हमने देखा 1/2 और 1/2 मिलकर कितना हो जाता है, बोले आधा आधा मिलकर के 1 होता है, तो एक और जुड़ गया भाई। जुड़ा कि नहीं जुड़ा, तो ठीक है, बोले एक और जुड़ा, और यही ऐसे ही आधा और आधा मिलकर क्या हो जाएगा, यह भी एक हो जाएगा। तो टोटल आपका कितना हो जाएगा, 1236 आ जाएगा। क्लियर, समझ में आया अप्रोच क्या लगाना है और कैसे लगाया जाता है इन क्वेश्चंस को, समझ में आ गया होगा, काफी आसान तरीका बताया है। अब आते हैं 10वें पर। तो 3 × 4 1609। ध्यान से देखो, नजरें गड़ानी है और ध्यान से क्वेश्चन को देखना है। यह 16 देखो किसी का वर्ग दिख रहा है, 9 भी वर्ग दिख रहा है। इधर लिखी संख्या का ही 4 का वर्ग लिखा गया है, 3 का वर्ग 9 लिखा गया है। वैसे ही 36 6 का वर्ग लिखा गया है, 25 तुम्हारा 5 का वर्ग लिखा गया है। सेम मेथड अपनाना है, 4 और इंटू 7 को निकाल देना है। क्या 7 वाले का पहले वर्ग लिखा जाएगा 49, और फिर 4 वाले का वर्ग लिखा जाएगा 16। 49 16 कहीं ऑप्शन में है, बोले है, सही आंसर मिल गया हमें। अब बोले एक सामान्य पासा को 2 बार उछालो तो प्रायिकता बतानी है कि दोनों बार प्राप्त संख्याओं का योग 6 होगा। देखो कुल जो प्रायिकता होती है 6 पृष्ठ होते हैं, और टोटल देखो 6 पृष्ठों की जो कुल संख्या आएगी प्रायिकता वो 36 होती है ना। नंबर आने की 36 प्रायिकता होती है कुल, तो हमें कुल प्रायिकता पर ही निकालना होता है कि जो दोनों का योग जो है वो 6 आएगा। वह 6 आने का मैं बताता हूं। देखो 2 बार उछालना है, अब 2 बार उछालने में क्या क्या मेथड हो सकता है, जब जोड़ जो है वो 6 होगा। एक तो तरीका हो सकता है 2 के साथ में देखो 4 आ जाए। क्लियर, एक पासे में 2 आ जाए, दूसरे पासे में 4 आ जाए दूसरी बार में, तब 6 आ जाएगा। और पहली बार में देखो 4 आ गया, दूसरी बार में 2 आ गया, तब 6 आ सकता है। अब तीसरा हो सकता है एक मेथड, 1 आ जाए एक पासे में 5 आ जाए, बोले हाँ यह भी हो सकता है। चौथा हो सकता है एक में 5 आ जाए, दूसरे में 1 आ जाए, बोले ठीक है यह भी हो सकता है। इसके अलावा भी कोई एक मेथड आ रहा है क्या आपके दिमाग में कि इसके अलावा भी कोई हो सकता है, बोले हाँ, एक या तो पहले पासे में 3 आए और दोबारा पासे में 3 आ जाए, तब भी योग क्या होगा, 6 होगा। इन 5 मेथड के अलावा तुम बता दो कोई भी और मेथड नहीं है जिसमें दोनों का जोड़ 6 हो जाए। तो कुल क्या हो गया, 5 आ गई, 6 जोड़ के आने की प्रायिकता, और टोटल कितनी है 36। तो टोटल आपकी प्रायिकता निकल कर आई 5/36, यानी कि यही जो होगी प्रायिकता आपकी कुल होगी 36 में से 5 ही बार ऐसा मौका होगा जब दोनों पासाओं का योग कितना आएगा, 6 आएगा। ठीक है, समझ में आया आपको क्वेश्चन, और समझा भी दिया होगा। अब आते हैं, एक घन की प्रत्येक भुजा 10% कम कर दी जाए तो उसका आयतन कितना कम हो जाएगा। देखो यार ये भी बहुत आसान होता है। कैसे, आपने मान लिया भाई 10 आपकी भुजा है, मानकर चलना, इसमें माना करो, सबसे आसान होता है। अब इसको 10% कम करना है, बोले 10 का 10% कितना होता है, 10 का 10% निकाला हमने, 1 होता है। बोले 10 का 10% 1 होता है, तो 1 ही तो कम करो। तो अब भुजा कितनी कर दी गई, 9 कर दी गई। पहले भुजा कितनी थी, 10 थी। अब देखो यार आयतन क्या होता है, घन का आयतन आपको पता होना चाहिए, भुजा क्यूब होता है। ठीक, ये कभी कभी गणित के प्रश्न भी 1 2 आ जाते हैं। तो घन का आयतन होता है भुजा क्यूब, तो 10 का क्यूब क्या होगा, 1000। तो पहले जो घन था उसका आयतन था 1000, और अब हो गई है भुजा 9, तो अब आयतन है आपका 729। क्लियर, आसानी से समझते चलना। तो पूछ रहा है कि यह जो आयतन है ये पहले वाले से कितना कम है। तो देखो यार समझते हैं कि तो उसका आयतन पूछ रहा है कितना कम हो जाएगा। तो बताओ यार पहले कितना कम हुआ है, तो 1000 में से 729 जब घटाओगे तो आ जाएगा आपका 271। ठीक,
271 आपका घट के आया। तो यह संख्या के रूप में पूछे तो 271 घन क्यूब कम हुआ है, लेकिन यहां प्रतिशत के रूप में पूछ रहा है तो बताना है कि 271 जो है 1000 पर कितना कम हुआ है। ठीक, यह होता है आपका हल करने का तरीका। 271 पहले वाले 1000 पर कितना कम हुआ है, प्रतिशत निकालना है तो 100 से गुणा कर दो। अब 2 जीरो कटे यहां से और 1 जीरो नीचे है तो इसको हटाओगे तो 1 दशमलव लगा दोगे एक डिजिट के बाद, तो 27.1 आपका सही आंसर आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है भाई वही डायरेक्शन वाला। अब बताओ यार क्या ये आपको हल नहीं कराया है ना, ये तो हल करा ही चुके हैं आपको कि अब दोबारा देख लो इसको, आसानी से, बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। अप्रोच वही है, लगभग देख रहे हो आप, डिजिट चेंज हो रही हैं, अप्रोच वही आ रहा है, आरो में लगभग रिपीट हो रहे हैं, टॉपिक सेम रहते हैं। शैलेश उत्तर की दिशा में 4 किलोमीटर जा रहा है। बोले शैलेश ने यहां से चलना शुरू किया उत्तर की, मैंने दक्षिण में बना दिया, देखो दोबारा बनाते हैं। शैलेश ने यहां से चलना शुरू किया और उत्तर में 4 किलोमीटर गया। फिर आगे बढ़ते हैं, आगे कह रहा है कि यह बाएं मुड़ता है और 6 किलोमीटर चलता है। बोले बाएं मुड़ेगा जब तो अपने बाएं हाथ पर मुड़ेगा और 6 किलोमीटर और चलेगा। ठीक है, पुनः वह क्या करेगा, दाएं मुड़ जाएगा। अब दाएं मुड़ेगा तो उसका मुंह तो इस साइड में है ना, तो दायां हाथ उसका कौन सा हुआ, ऊपर की ओर हुआ, तो दाएं 4 किलोमीटर और चलेगा। ठीक है, तो दाएं मुड़ता है और 4 किलोमीटर चलता है। प्रारंभिक बिंदु से वह कितनी दूरी पर था। देखो प्रारंभिक बिंदु से आपको बताना है, इसको आप थोड़ा सा पीछे करेंगे और वही आपको ट्रायंगल समकोण त्रिभुज बना देना है तुरंत। तो यह पीछे करोगे तो यह कितनी है आपकी लंबाई, 4 है, यह कितनी है, 6 होगी। अब देखो यार ये है आपकी है, टोटल हो जाएगी 8। क्लियर, क्योंकि अब आपका शैलेश यहां पर बैठा हुआ है, प्रारंभिक बिंदु आपका यह है, यह टोटल 8 हो गई, यह 6 हो गई, और विकर्ण देखो यह दूरी पूछ रहा है, फिर यहां पे ट्रिपलेट बनेगा 10 6 8 का, 6 8 और 10 का, ज्यादातर देखो ट्रिपलेट बेस्ड क्वेश्चन ही आ रहे हैं, तो 10 किलोमीटर हो जाएगी आपकी यह दूरी। ठीक, आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है, दो संख्याओं का योग है 10 और उनके वर्गों का अंतर है 40, तो दोनों में बड़ी संख्या कौन होगी। इसको हल करने का देखो तरीका क्या होता है। दो संख्याओं का योग, तुरंत आपने ए और बी संख्या मानी और ए और बी का योग दिया है 10 और इनके वर्गों का अंतर दिया है, यानी कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर दिया हुआ है 40, और इसको खोलेंगे तो ए प्लस बी और ए माइनस बी खुलता है। ये है आसान कि नहीं, ये तो बहुत आसान पता होगा यार। और ए प्लस बी कितना है, ए प्लस बी आपका 10 है और ए माइनस बी यहां से हमें निकल कर आया 40 दिया हुआ है, तो हमें a माइनस बी मिल गया कितना, 4। क्लियर, इसको हल करना, a प्लस बी आपका 10 है, a माइनस बी यहां से 4 मिला। अब इसको हल करते हैं दोनों इक्वेशन को, a प्लस बी 10, a माइनस बी 4, तो b कैंसिल होगा, 2a आपका 14 आ जाएगा, तो a आपका 7 आ जाएगा, यानी कि एक संख्या 7 आएगी, दूसरी संख्या b आपकी 3 आएगी। पूछा क्या गया है, बड़ी संख्या कौन सी है, तो भैया बड़ी संख्या 7 है। चाहे तो इसको क्रॉस चेक कर लो, 7 का स्क्वायर 49 और 3 का स्क्वायर 9 और दोनों का अंतर क्या 40 हो रहा है, बोले हो रहा है, क्रॉस चेक किया तो हमारा आंसर एकदम सही है। आगे बढ़े, देखो आसान होते हैं कि नहीं ये क्वेश्चन करने, है ना, बहुत आसान होते हैं, बहुत इजी होते हैं इनको अगर आप हल करो। आगे बढ़ते हैं, तो अगला क्वेश्चन है और आज का लास्ट क्वेश्चन है, और ये भी देखो आपका रेशियो से है। ठीक, अगर मान लो रेशियो से आ भी जाता है कभी कभार, जैसे देखो एक परसेंटेज से उठाकर उसने पूछ दिया, एक देखो यहाँ पर रेशियो से, और ये 16 वाला है। अब तो उसने मैथ के एक का दो क्वेश्चन देने बंद भी कर दिए हैं, जो पहले देता भी था। हालांकि अगर दे दिया तो भैया इस तरीके का क्वेश्चन ही वो फॉलो कर लेगा, दोबारा अगर दे देगा तो आपको एटलीस्ट कम से कम मेथड तो आना चाहिए। जैसे यह रेशियो का क्वेश्चन क्या कह रहा है, ए और बी का अनुपात कितना है, ए और बी का अनुपात है 3:5, बी और सी का अनुपात है 6:7, और सी और किसका, सी और डी का, सी और डी का अनुपात है 8:9। अब बोले आपको निकालना किसका है, निकालना है ए और डी का अनुपात। अब इसमें मेथड लगाने से अच्छा है जो मैं तरीका बताऊं, बहुत शॉर्ट ट्रिक होती है, शॉर्ट ट्रिक है और बहुत जल्दी निकल आता है, कोई भी आपका पूछेगा। चारों का देखो मैं बता दूंगा कैसे निकलता है। देखो यहां हम ए, किसी का भी पूछे फिर आपसे ए बी सी और डी का रेशियो निकाल लेंगे, और किसी का भी पूछे आपको बस यही मेथड लगाना है। पहले 2 डिजिट का समझ लो कितना आसान होता है। देखो ए और बी का अगर 3:4 दिया है, ठीक है, और बी और सी का मान लो दिया हुआ है 4:5 दिया है, या मान लो यहां पर कुछ और लिख लो भाई, यहां 3 हमने लिख लिया 5, 3:5 आपका बी सी का है, और ए और बी का कितना है 3 4 है। तो अब हमें ए बी और सी तीनों का अनुपात निकालना होता है, तो कैसे करते हो, तो b की वैल्यू हम बराबर करते हैं पहले कि नहीं, तो 4 है यहाँ, यहाँ 3 है, तो 3 को 4 से गुणा कर दो, 4 को 3 से, और पूरे को गुणा किया जाता है, तो 3 से जब हम 3:4 को गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा, 9:12 आएगा, और वैसे ही जब 4 से पूरे की गुणा करेंगे तो 12:20 आएगा। तो बोले भाई a कितना आ रहा है 9,
बी दोनों जगह पर 12 है ना, अब तो बराबर कर दिया, और सी कितना है 20 है। अब ए बी सी का अनुपात 9 12 20 आता है। 2 डिजिट वाले में ये तो बड़ा आसान होता है भैया, यहां आ गया भाई ए बी सी के साथ डी भी आ जाता है, और जैसे डी आता है वहां हवा टाइट हो जाती है, क्योंकि वहां दूसरा अप्रोच लगता है। वहां ऐसे बराबर करते रहोगे बहुत लंबा मेथड हो जाएगा। वहां सबसे बढ़िया तरीका क्या होता है, ए पता करना है ना, तो इन तीनों को उठा करके क्या करो, गुणा कर दो। 3 गुणे 6 गुणे 8, ये होता है ए का, ठीक। और डी का क्या होता है, डी का उठा करके इन तीनों को गुणा कर दो। इन तीनों को गुणा करोगे तो कितना आएगा, 5 गुणे 7 गुणे 9। तो ए और डी का हमें पता चल गया। अब मेन टेढ़ी खीर होती है भाई, किसका पता करना, मेन टेढ़ी खीर होती है बी और सी का पता करना। उसको लेके आपको पतंग याद रखना है, यह पतंग बनती है, ठीक। पतंग कैसे बनाते हो, ऐसे बनाते हो कि नहीं है, पतंग ऐसे बनती है, तो बस यही पतंग बनानी होती है आपको। मेथड निकल आएगा, यही ट्रिक होती है। कैसे, देखो बी का निकालना है तो बी से चलना है और इस तरीके से नीचे आना है, इनको गुणा करना है। किसको गुणा करना है, बी से आना है बी पर फिर सी पर, तो 5 6 और 8 इनकी तीनों की गुणा। फिर आपको जब सी निकालना है तो फिर से बी पर चलना है लेकिन सी पर जाना है, और सी से जाते हुए दोबारा से ही सी पर आ जाना है, ठीक है। जब बी वाला निकालना है तो 2 बी शामिल करने हैं और दोनों की गुणा करते हुए सी से गुणा करनी है। सी वाला निकालना है तो एक बी से शुरू करना है और 2 सी को शामिल कर देना है। तो 5 की गुणा फिर किससे होगी, 7 से होगी और 8 से होगी। अब क्लियर तरीके से समझना, और इसी पर आपको कोई भी पूछे उठाकर, जैसे यहां किसको पूछ रहा है, ए और डी को पूछ रहा है, बताओ ए वाला कौन सा है। ए है भाई 3 इंटू 6 इंटू 8, और रेशियो लगाया और कह रहा है डी, डी वाला कौन सा है 5 इंटू 7 इंटू 9। बस अब यह रेशियो निकालना है, भाग कर दो भाई, किसका किसका भाग हो रहा है, तो कोई यहां 3 से जा रहा है, 3 दूना 6 और 3 तिया 9, तो 8 तिया 24 और 24 दूना, अभी और कटेगा क्या, देखो और काट कर देखते हैं, क्या यहां पर कुछ गलत लिख दिया है क्या, देखते हैं। 3 रेशियो 5 लिखा है, 6 रेशियो हमने 7 लिखा हुआ है, 8 रेशियो हमने 9 लिखा हुआ है। तो 3 इंटू 6 इंटू 8 यह तो ठीक है ना, 3 इंटू 6 इंटू 8 तो बिल्कुल सही लिखा हुआ है। और फिर बी वाला जो लिखा है 5 इंटू 6 इंटू 8 यह भी ठीक लिखा हुआ है, और 5 इंटू 7 इंटू 8 यह भी ठीक लिखा हुआ है। फिर लास्ट 5 इंटू 7 इंटू 9 यह भी ठीक है भाई। फिर यहाँ गलती कहाँ पर हुई है, लिखा तो सारा सही है, अप्रोच भी एकदम सही लगाया गया है। इसी के साथ ही ये क्वेश्चन हल किए जाते हैं। और इसमें देखते हैं, काट कर देखते हैं, शायद काटने में कोई गलती हुई है। 3 इंटू 6 इंटू 8, 5 इंटू 7 इंटू 9, ठीक। तो इसको हल करते हैं, 3 दूना 6, 3 तिया 9, और एक बार 3 और कटेगा, ठीक, एक बार 3 और कटेगा, तो आपका आ रहा है 24 और 35। 35 तो आ रहा है, ये ऊपर गलत हो रहा है, थोड़ा साफ करते हैं पहले यार, क्योंकि इतना गंदा हो गया है ये, इस पर साफ क्लियर दिख भी नहीं रहा है। चलो अब देखते हैं। तो 3 है आपका, 6 है आपका, और 8 है, ये तो ऊपर वाले डिजिट हैं। और डी वाला क्या है, डी वाला है आपका 5 है, और फिर आपका 7 है और 9 है। इसी को हल करके आपका आ जाना चाहिए आंसर भाई। 3 दूना 6 और 3 तिया 9, और 3 से आपका देखो 3 कट रहा है, और अब देखो सही आ गया। 8 की 2 से गुणा 16, और 7 की 5 से गुणा 35। तो देखो जैसे क्लियर किया, सही आंसर आ गया आपका 16 और 35। वही मैं समझ रहा था कि अप्रोच तो एकदम सही है, और जो मेथड बताया है ना आपको वही अपनाना है आपको। ए बी बी सी सी डी इस तरीके से दे तो पहले ये किनारे वाले जो होते हैं या ए का आ जाता है रेशियो, लास्ट वाले होते हैं ये डी का आ जाता है। बीच वाला निकालना होता है तो तुरंत आपने क्या किया, पतंग बना दी, ये बनाया और इस तरीके से यह बनाया, तो यह बनी पतंग। और इसी आधार पर आपका बी आ जाएगा और सी आ जाएगा, ठीक है। बी से जाना है बी पर, फिर सी पर, फिर बी से सी पर और सी पर। तो यह है आपका बी और सी। मान लो बी और सी का रेशियो पूछता तो इन दोनों बीच वालों को उठाकर भाग कर देते, वही आपका बी सी का रेशियो हो जाता। तो आज आपने 50 प्लस क्वेश्चन सॉल्व किए हमारे साथ। और रीजनिंग बताना कि प्रीवियस ईयर में जो भी आपके क्वेश्चन आए हुए हैं, या अब आपके जो डायमीटर से बाहर नहीं जाने चाहिए, और अप्रोच आपको यही लगानी है जो आपको मेथड बताए गए हैं। जो कैलेंडर, डायरेक्शन जो कठिन लगते हैं ना आपको, ब्लड रिलेशन सब समझा दिए गए, केवल डिजिट चेंज होगी, मेथड यही आएगा, अप्रोच आपको यही रखनी है। आपको सबसे बढ़िया तरीका है कॉपी पेन लेकर के जैसे बताया गया है पीडीएफ आपको लेनी है, और वीडियो देखने के बाद में एक तो साथ साथ लगाते चलना है, फिर दोबारा से एक बार खुद से प्रैक्टिस इसकी करनी है। जितने अच्छे से प्रैक्टिस करके जाओगे उतने अच्छे से आप पूरे नंबर ला सकते हो यहाँ पर।
देखो 12 नंबर लाने का सबसे बढ़िया मौका है ये, और ये मौका बिल्कुल हाथ से नहीं जाने देना, अदरवाइज ये फिर आपको आरो यारो से बाहर कर देगा, क्योंकि यहाँ लड़के मोस्टली 12 करते हैं। अगर आपकी रीजनिंग अच्छी नहीं है तो इसी अप्रोच के साथ इन्हीं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को हल कर लो, इन पर आप भरोसा कर सकते हो। कहीं आप प्रैक्टिस पेपर में इधर उधर के क्वेश्चंस आपको दिए जाएंगे, भले ही ना मिले, लेकिन जो पीवाईक्यू है भाई, वहां से तो आपको ट्रेंड पता चला ना कि क्या ट्रेंड है आपका पूछने का, तो इससे बाहर तो जाएगा नहीं, इसी ट्रेंड पर आपका आगे भी पूछेगा। तो बस इसको आप सॉल्व करो, नहीं कुछ तो आपको 12 में से 10 तो कहीं नहीं गए, इसी ट्रेंड पर मिलने वाले हैं। ठीक है, चलो फिर आज का वीडियो खत्म करते हैं। रीजनिंग भी आपका देखो कंप्लीट करा दिया गया है, और बढ़िया से वीडियो को शेयर किया करो, पसंद आया करे, और टेलीग्राम पर ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर करो अपने दोस्तों में, और लाइक किया करो, और फीडबैक जरूर देना कि रीजनिंग के वीडियो आपको यहाँ पसंद आए हैं कि नहीं, जिस अप्रोच के साथ आपको क्वेश्चन सॉल्व कराए गए हैं। कमेंट बॉक्स में कमेंट किया करो यार, उसमें कंजूसी मत किया करो। ठीक है, धन्यवाद।